बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस खूबसूरत और अच्छे और खुशनुमा दिन के लिए मैं हूँ आपके साथ शहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। दिन का आगाज भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ यकीनन होगा। आज तो बहुत खूबसूरत, आज तो यकीनन दिन का आगाज मुस्बत सोच और मुस्बत खबर के साथ ही हुआ जी। तो हम भी प्रोग्राम का आगाज एक अच्छी और तारीखी खबर से करते हैं। यकीनन बड़ी खबर है जो हर पाकिस्तानी के लिए जनाब एक खुशी का बायस है। और आपको बताते हैं नाजरीन, रात गए रिकॉर्ड टूट गए, गोल्ड मेडल आ गया, तारीख रकम हो गई। पाकिस्तानी हीरो और सुपरस्टार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया जी। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का जेवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी उन्होंने बना डाला। और पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में दुनिया भर के 12 टॉप प्लेयर्स में ये मुकाबला हो रहा था। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए तारीख की तवील तरीन थ्रो की और सबको हैरान करते हुए 92.97 मीटर की ये शानदार थ्रो करके ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बना दिया। तो अरशद की ये थ्रो अब तक की शायद बानो सबसे लंबी थ्रो है। इससे पहले ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 कोई इस वक्त ना ये अगर ये इमोशनल होकर ना खेले ना, अगर ये इतना परेशान ना इसका चेहरा देखें तो ये बड़ा अच्छा खेल जाए। लेकिन शायद बानो उल्टा हो गया यहाँ पर। जो उनके नीरज चोपड़ा हैं भारत के, वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा प्रेशर में आ गए और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, वो अपने कदम नहीं रोक पा रहे हैं, वो एक लाइन जो क्रॉस ऐसे लग रहा था कि जब सेकंड राउंड में ये हुआ तो बस अब गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान का ही है। अच्छा हाँ, तब मैं आई वाज श्योर, मतलब तब जब 92 वाली ये थ्रो गई है 92.97 वाली, तब तो आई वाज श्योर कि अब जनाब जो है ना इसको कोई बीट नहीं कर सकता। अच्छा, एक था जहाँ पे ना कहीं थोड़ी सी गुमगू की कैफियत बनी, और वो ये बनी कि एक जर्मनी के जो उनके एथलीट थे जी, वो भी बहुत अच्छी थ्रो कर रहे थे और फिर नीरज के साथ था ही टाकरा। तो बहरहाल जी, अरशद ने मायूस नहीं किया पूरी कौम को और गोल्ड मेडल लिया। सुनो पाकिस्तान के और सुनो न्यूज की तरफ से अरशद आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान की इस आवाम को जो कि बहुत परेशान है इस हालात में, आपने उनको खुशी की एक लहर के तौर पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। और हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक हॉकी ओलंपियन है शहबाज सीनियर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शहबाज साहब। अगर हम मुआवजा करें अरशद नदीम का और नीरज चोपड़ा का और बाकी प्लेयर्स का, उनको कितनी सहूलियात दी जाती हैं, उनको कितने फंड्स मिलते हैं और पूरे साल उनको कभी पेरिस कभी किसी और ममालिक में जो फॉरेन कोचेस हैं उनसे उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, लेकिन ये वो मर्द वाहिद है जो अपने ऑन पर इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे चुका है। क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है, अब तो अरशद नदीम के 10 कोच बन जाएंगे, 10 फिजिकल ट्रेनर बन जाएंगे। तो अरशद नदीम की तारीफ के लिए अगर आप मुझसे बात करती हैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। इनफरादी खेल में, ओलंपिक गेम्स में जी पार्टिसिपेट करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, और उसमें जो गोल्ड मेडल लेना है वो ख्वाब है पाकिस्तान के लिए। और ऐसा ख्वाब है कि पता नहीं अगले कितने साल लग जाएंगे इस ख्वाब को फुलफिल करने में। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। ये इसकी खुद की एफर्ट है। ये 6 महीने साल पहले इसको इंजरी हुई, हम भी डरे, वो खुद भी डरा। मैं उसके साथ काफी इंटरव्यूज में गया, बड़ी उससे गपशप हुई। वो एक चीज उसकी जो मैं खूबी बयान करना चाहूंगा कि उसने गोल्ड मेडल लिया या ब्रॉन्ज मेडल लिया, उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। उसको मैंने कभी एरोगेंट नहीं देखा। हर बंदे से उसने इखलाक से बात की है। कभी किसी ने उसका दिल दुखाने की भी बात की है तो उसने प्यार से बात की है। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है जिसका उसने मुजाहरा किया। और अगर आप उसकी थ्रो देखें रात को जो पहली थी, उसमें साफ नजर आ रहा था कि पूरे पाकिस्तान की आवाम की दुआएं हैं उस थ्रो के अंदर, जो उसने ऐसा वंडर किया और ऐसा मिरेकल किया। क्या तासुरात होते हैं, कैसा महसूस होता है कि जब कोई प्लेयर उस ग्राउंड पर मौजूद हो, उस जगह पर मौजूद हो और पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो? सर देखें, जो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पैदा होता है, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो इस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करे। वो उसको चीज सेटिस्फेक्शन देती है। जब आप ओलंपिक जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं जहां दुनिया की क्रीम आई होती है और आप पाकिस्तान के फ्लैग को अपने ऊपर लपेट कर भाग रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक कौम है
तो उसने ये साबित किया है कि हम टैलेंटेड लोग हैं। हमें अगर आज अच्छी डायरेक्शन दी जाए, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में अच्छी पॉलिसियां इंट्रोड्यूस की जाए, तो हम और कई गेमों में हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आज अरशद नदीम ने इससे पहले भी अपनी कारकर्दगी करके दिखाई, आज भी कल उन्होंने बता दिया कि टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, वसाइल की कमी है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सपोर्ट कोई करने वाला नहीं है। अब ऐसे हीरे जो मौजूद हैं हमारे पास, मतलब एक शख्स जो मियाँ चन्नू से उठता है और पाकिस्तान का इस तरह से नाम रोशन कर देता है। अब क्या समझते हैं कि ऐसे हीरो को कितना ज़रूरत है कि हम उनको यूटिलाइज़ करें अपने बाकी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए, और मज़ीद बाकी जो कैटेगरीज हैं ओलंपिक्स में उनमें भी हमारे पास गोल्ड मेडल आ सकते हैं। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स में बेतहाशा फंड खर्च कर अरबों रुपए। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मेरे 40 साल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, सिर्फ हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। अब आप देखें पिछले साल हायर एजुकेशन ने 90 करोड़ रुपया खर्चा है, तो 90 करोड़ खर्च के 9 प्लेयर भी नहीं हुए। इसी तरह अगर आप पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करती हैं तो एक साल में 5 अरब रुपया खर्च होता है। तो आप बताएं कि वो टैलेंट कहाँ है जिसके ऊपर 5 अरब रुपया खर्च किया गया। इन चीजों को अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें, स्ट्रीमलाइन कर लें, तो हमारी चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना, उसमें 2 करोड़ रुपया तो सैलरियां चली जाती हैं। उसमें हर MNA ने, हर MP ने, हर मिनिस्टर ने 10-10, 20-20 बंदे भर्ती करवाए हुए हैं। तो हमारे जो इदारे हैं एक्चुअली वो फाल नहीं है, उनका तरीकेकार सही नहीं है। अगर ये चीजें ठीक हो जाए तो हमारा जो टैलेंट है वो पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन कर सकता है। अब शहबाज साहब ये बताइए कि जो थ्रो की अरशद नदीम ने, जहां पर ये मेक श्योर किया उन्होंने कि ये ना सिर्फ गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे बल्कि एक रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया, 92.97 की ये थ्रो जो है, कितना मुश्किल है ये थ्रो करना? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखें उसके साथ जो अपोनेंट्स थे और जिसमें वो डिफरेंट कंट्रीज, पर्टिकुलरली वो जो जर्मन था, वो इतने इसके सामने ऑर्डिनरी लग रहे थे और हम उससे इतना लुत्फानंदोज हो रहे थे जैसे कभी अब हमारी हॉकी होती थी ना, जैसे 84 ओलंपिक चैंपियन हुए मंजूर जी, हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। हाँ जी, वो कह दें 94 वर्ल्ड कप कह लें, तो ऐसे होता था जैसे हॉकी हमारी रूल कर रही है। तो अरशद नदीम ने कल जो है सिर्फ गोल्ड मेडल विन नहीं किया, अपने सारे कुलीग्स को ये मैसेज दिया है कि मैं ये आज ये जो कंपटीशन फाइनल हो रहा है इसमें रूल कर रहा हूँ। और अल्लाह ने, आप देखें कि उसके फेस एक्सप्रेशंस देखें, कितना वो कॉन्फिडेंट था, कितनी उसके अंदर एनर्जी आपको नजर आ रही थी और कितना वो कूल था। और बाकी सारे लोग जब वो थ्रो कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टारगेट अचीव नहीं कर रहे। साहब, हमने जब ये मुकाबला जारी था तो एक हमसाया मालिक की मैं कमेंट्री सुन रही थी, वो कह रहे थे बड़ा ही परेशान नजर आ रहा है ये, और ये तो पाकिस्तान का कर्जा उतार देगा अगर ये जीत गया तो। मजाक उड़ा रहे थे। और उसी टाइम जब इन्होंने ये थ्रो किया ना 92.97, तो उनके मुंह देखने वाले थे कि ये कैसे कर दिया इसने, और उनका ही कहना था कि इसको वो सहूलियत नहीं दी गई जो नीरज चोपड़ा और दीगर को दी गई, और जिस तरह से ट्रेनिंग उनको दी जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखें 2 साल पहले भी नीरज चोपड़ा फ्रैंकफर्ट में ट्रेनिंग करने गए हुए थे। दूसरे कंट्री तो आपको पता है वो तो मसाइल में उनका इशू है ही कोई नहीं। और अगर आप अरशद नदीम को देखें तो अरशद नदीम ने कम मसाइल में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अरशद नदीम जो था वो हमारे कंट्री का जो इमेज है ना, वो थोड़ा लोगों ने स्पॉइल किया है, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान कभी जेवलिन थ्रो में कर ही नहीं सकता। तो अरशद नदीम ने हमारे मुल्क की बहुत इज्जत बढ़ाई है, हमारा नाम रोशन किया है। और मैं आपको बताऊं, मैं एक एथलीट हूँ, मुझे उसके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से किसी टाइम भी ये पता नहीं चला कि हमारा जो बंदा है ये डीमोरलाइज है। बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे अरशद नदीम नजर आए। बिल्कुल, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो ये मेडल जीतने में वो कामयाब हुए और रिकॉर्ड लगाने में कामयाब हुए। शहबाज सीने साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और अरशद नदीम का रोज़ जो शानदार कामयाबी अपने नाम की और पाकिस्तान का नाम जिस तरह से रोशन किया ओलंपिक्स में, उस हवाले से शहबाज सीने ने भी अपने तासुरात दिए और यकीनन पूरी कौम एक्साइटेड है। और शहबानू, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत की जानिब से भी फ़िलहाल जो है वो ये एक तारीफ़ी कलमात के साथ साथ ये ऐलान कर दिया गया कि जैसे ही अरशद शरीफ वापस आएगा पाकिस्तान, फ़कीदुल मिसाल इनका इस्तकबाल किया। क्या बात है, वेरी नाइस। और मेरे ख्याल से ऐसे हीरोज़ को बिल्कुल
सपोर्ट भी करना चाहिए और इनको ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट पर रखना चाहिए ताकि आने वाले जो न्यू जनरेशन है उनको भी इस तरह से ऐसे हीरो से सीखने का मौका मिले। जी बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी और सियासी मामला डिस्कस करते हैं। अस्करी क़यादत ने इंतशार फैलाने वालों को बड़ा पैगाम दे दिया है और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तारीखी खिताब किया और वाज़े किया कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर किसी ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करने वालों को पैगाम दिया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कहते थे दो कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डबो दिया गया, वो आज कहाँ है। आर्मी चीफ ने उलमा मशाइख पर कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात करते हुए ये भी जोर दिया कि वो शिद्दत पसंदी और तकसीम के जो खात्मा है उसके लिए किरदार अदा करेंगे, एतदाल पसंदी को मुआशरे में फ़रोग दें और साथ ही साथ फसाद फिल अर्द की नफ़ी करें। कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के खिताब को खूब सराहा और साथ ही साथ ये कहा कि हाफिज़ कुरान सिपा सलार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। सियासी हुकूमत और इदारों के जो ताउन है वो काबिल दीद और मिसाली है जो मुल्की मफाद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने। वेलकम करते हैं मुजम्मल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत और इदारों के दरमियान मिसाली ताउन मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ये कितना ज़रूरी है मुजम्मल साहब? देखिए, लोग बात करते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी या एक पेज पे होना ज़रूरी है, लेकिन जमहूरियत में सियासी जमातों में इख्तलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है जी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जो डेफिनेशन है वो यही है कि इदारों और हुकूमत के दरमियान महाजराई ना हो और इदारे और हुकूमत सेम पेज पर हो तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होता है। और अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म एक स्टेज पर बैठे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, इकट्ठे उलमा व मशाइख से खिताब कर रहे हैं, तो ये सियासी इस्तेहकाम है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की शक्ल यही। मुजम्मल साहब, आपको लगता है कि ये गुफ्तगू और ये पैगाम पीटीआई के लिए भी था? ये उसमें बहुत आर्मी चीफ की गुफ्तगू में और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में दोनों जगह पीटीआई के लिए बहुत से पैगाम थे। जो लफ्ज़ वाली बात है वो ये है कि हम नौमान ख़राब नहीं होने देंगे जी। और अमन एहतजाज की इजाज़त है। फिर जो लोग पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की बातें कर रहे थे उनके लिए भी बहुत वाज़ेह पैगाम था, काफ़ी पैगाम थे। बिल्कुल, जब बानी पीठिया इक़्तिदार में थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो ऐसे ही कुछ बयानात उनकी जानिब से भी थे कि इदारे सेम पेज पर हैं। जिस तरह के आज ताल्लुकात हैं इससे पहले कभी नहीं थे, लेकिन उसके बाद मामलात क्या हुए वो भी सबने देखे। और आज कुछ ऐसी सूरत हाल वज़ीर आज़म के बयान से भी सामने नज़र आ रही है, जबकि दूसरी जानिब बानी पीटीआई ये भी कह रहे हैं कि 2 माह बाद हुकूमत बदल जाएगी, मामलात कुछ बदलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि किस जानिब जा रही है सूरत हाल? लेकिन जब तक बानी पीटीआई और इदारे सेम पेज पर थे उनकी हुकूमत मुस्तहकम थी। जब इदारे पीछे से हट गए तो उनकी हुकूमत को जाने में वक्त नहीं लगा और वो चले गए। वो इदारों के सिर पे ही खड़े थे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, मैंने आपको कहा, हुकूमत का मुस्तहकम होना, इदारों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने बानी पीटीआई के 60 दिन की बात की तो आप समझें वो 8 अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि ये 8 अगस्त उन्होंने बात की है कि 8 अक्टूबर तक हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत जाने के 2-3 ही तरीके हैं। क्या सड़कें इतनी गर्म हो जाएंगी बांग्लादेश की तरह कि वज़ीर आज़म और हुकूमत और पार्लियामान ख़त्म हो जाएंगे? तो मुझे 2 माह में सड़कें शायद इतनी गर्म होती नज़र नहीं आ रही। सही। क्या अदालत किसी ऑर्डर से हुकूमत को भेज देगी? उसका भी अभी कान नहीं, क्योंकि कोई ऐसा केस नहीं चल रहा जिसके नतीजे में हुकूमत घर चली जाए। केस तो मखसूस नशिस्तों वाला चल रहा है, जिसके नतीजे में हुकूमत तो घर नहीं जा सकती। फिर हुकूमत घर कैसे जाएगी? हुकूमत खुद ही अपनी हुकूमत तोड़ देगी या ऐवान के अंदर से कोई अदम एतमाद आ जाएगी और बानी पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत खत्म कर देंगे? फिलहाल तो इसका भी इम्कान नजर नहीं आता। अब इस जो पॉसिबल रास्ते हैं हुकूमत गिरने के वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि या ईवान के अंदर से जा सकती है, या अदालत से जा सकती है, या सड़क से जा सकती है। ये तीनों ऑप्शन हैं पाकिस्तान में हुकूमत जाने के।
फिलहाल तो तीनों ऑप्शंस रेडी नजर नहीं आते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उन्होंने वैसे ही अपने वर्कर्स को हौसला दिया है 13 अगस्त वगैरह के जुलूस के लिए। फिलहाल ऐसी सिनेरियो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। साहब, बानी पीटीआई साथियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के साथ अगर हम देखा जाए, पाकिस्तान का मुआवजा करें तो पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हैं, बांग्लादेश की सूरत देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दीगर पार्टीज़ के जो सरबराह हैं उनके नाम लिए, नवाज शरीफ का नाम लिया, आसिफ अली जरदारी का नाम लिया, अपना भी नाम लिया, कहा कि सबका नाम ECL में डाल दो ताकि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हसीना वाजिद का मुल्क से कोई ना भाग सके। और साथ ही उन्होंने कहा कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये इशारा किस तरफ था? मेरा ख्याल है ये उनकी ख्वाब ख्याली है। बड़ा क्या हो सकता है? बड़ा तो पाकिस्तान सबसे बड़ा तो यही होता है ना कि हुकूमत चली जाए, वजीर चला जाए, पार्लियामेंट टूट जाए, मार्शल लॉ लग जाए। बड़ा तो यही हुआ है। इन बड़ों में हम आपस में डिस्कस कर लें कि इनमें क्या मसला लग सकता है, हुकूमत जा सकती है। बड़ा तो यही होता है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के हालात खराब हैं। आप माशी तौर पे कह सकते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर था, लेकिन वहाँ अमन अमान और जिस तरह की तहरीक चली है वहाँ देखिए ना, वहाँ जो है वहाँ तो एक पार्टी की हुकूमत थी और बाकी सब सियासी जमातों ने इलेक्शंस का बाइकआउट किया था। उन सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं दिया गया था। यहाँ तो बानी पीटीआई की पार्टी एक सूबे की हुक्मरान है, तहरीके इक़्तिदार है, कौमी असम्बली में उनकी 80 सीटें हैं, सेनेट में वो मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं, सिंध मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो उन्हें कोई इलेक्शन से बाहर तो रखा नहीं गया, उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। सब सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और जब वो ईवान में आके बैठ गए तो एक तरह से नताइज भी तस्लीम किए जाते हैं कि आप ईवान में बैठ जाते हैं। बांग्लादेश में तो एक पार्टी की हुकूमत थी, बाकी सब सियासी जमातें आउट थी। ठीक है। और बड़ी लीडर थी, उन्हें वो भी अंदर थी और उनकी पार्टी को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। मेरे ख्याल में वहाँ एक पार्टी की जो हुक्मरानी थी, वन पार्टी रूल के खिलाफ ये हुआ है। और पाकिस्तान में तो वन पार्टी रूल नहीं है। सिंध में किसी और जमात की हुकूमत है, KP में किसी और जमात की हुकूमत है, पंजाब में किसी और जमात की हुकूमत है। तो पाकिस्तान में तो वन पार्टी रूल नहीं है। तो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का कैसे मुआवजा कर सकते? आपने मुजम्मिल साहब सही कहा है कि बांग्लादेश में तो वन पार्टी रूल है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी है कि जिसका ये मानना है कि तमाम जो ज़ोर और जबर है वो उनके ऊपर ही आजमाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जी उनके जो कारकुनान हैं वो अरेस्ट भी नहीं किए जा रहे बल्कि अगवा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है जी कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, बड़ी तादाद में वोट हमें पड़े थे इंतखाबात में 8 फरवरी के, तो वो मैंडेट वापस दिया जाए। और अभी सवाबी जलसे में ही खिताब करते हुए जो PTI की क़यादत है उन्होंने ऐलान किया है कि अगस्त के एंड पे या सितंबर के स्टार्ट में वो इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक सियासी जमात बड़ी तादाद में क्राउड पुल कर सके और कोई इस तरह की सिचुएशन बना दे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो सवाबी जलसे के भी मैंने देखे हैं मनाजर। देखिए, आप अगर आपने कोई बांग्लादेश में जब आया है ये अमन तो अक्रॉस द बोर्ड था। पाकिस्तान में भी आप कोई एक सूबे से चंद हजार लोग लाकर कोशिश करके हुकूमत नहीं गिरा सकते। ये 2014 भी ये कोशिश हुई थी तो नाकाम हुई थी। हालात खराब होंगे तो फिर कराची से खत तक खराब होंगे तो हुकूमत जाएगी ना। आप किसी एक छोटे से हिस्से में खराब करके तो हुकूमत को नहीं घर भेज सकते हैं कि आप 2, 4, 5 हजार तक। पाकिस्तान में जत्था सियासत से कामयाबी नहीं हो सकती। या आपने एक जत्था इकट्ठा कर लिया और आप उस जत्थे के सिर पे इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता। उनकी लीडर टॉप लीडरशिप ये भी कहती है कि अगर हमारी बातें ना मानी गई या फिर हमारे जलसे को ना किया गया तो हम फिर इसको लॉन्ग मार्च की सूरत में इख्तियार कर लेंगे। देखिए, एहतजाजी सियासत जो है ना वो किसी इजाजत की मोहताज नहीं हो। मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूँ, ना बांग्लादेश में अदालतों ने एहतजाजी सियासत की इजाजत दी है ना होती है। अभी तो वो अदालतों में जाते हैं, इजाजत मांगते हैं। तो जब आप जांच के लिए इजाजत मांगने लग गए तो आप समझें कि आप कमजोर हैं और आप में की ताकत नहीं, क्योंकि एहतजाज किसी इजाजत का मोहताज नहीं होता। लोग आज खुद करते हैं, उन्हें कॉल की जरूरत नहीं होती एहतजाज के लिए। जब आपको एहतजाज कॉल देनी पड़ जाए तो वो एहतजाज मसनूई होता है। जब लोग खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाए और किसी कॉल के मोहताज ना हो, किसी एहतजाज के मोहताज ना हो, तो वो एहतजाज होता है, जिसका पाकिस्तान में तो अभी चांस नजर नहीं आ रहा। आप अपने 2, 4, 5, 10 हजार कारकुनों को इकट्ठा करके जत्था सियासत करके कोई चीज अचीव करना चाहें तो उसके आगे रेट ऑफ द स्टेट मौजूद हो।
अच्छा मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है कि इन हाउस कोई तब्दीली आ सकती है इस तरह से कि अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं और हुकूमती किसी इत्तेहादी जमात को PTI अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आपको लगता है कि कोई तरीके अदम एतमाद आ सकती है, तब चेंज हो सकती है सिचुएशन? कि अगर आज बानी PTI बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हो जाए तो मरकज में तो जा सकती है। अगर वो PTI जो है वो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम के लिए वोट देने को तैयार हो जाए तो मुझे तब्दीली नजर आती है ईवान के अंदर। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून शायद खुद ही बिलावल को रास्ता दे दे। अगर PTI उसको रास्ता दे दे तो नून लीग भी बिलावल को वोट डाल सकती है, ऐसी कोई बात है। बानी PTI हिम्मत करें। अभी तो वो कहते हैं ना मैंने किसी से बात ही नहीं करनी। आप एक बात समझें, वो कहते हैं मैंने सिर्फ पिंडी से बात करनी है। पिंडी कौमी मौजूद नहीं है कि पिंडी को वोट डाला जा सके और पिंडी का कोई वजीर आजम बन जाए। वजीर आजम असेंबली में से बनना है और पिंडी की कौमी असेंबली में कोई सीटें नहीं है, तो जो कौमी असेंबली में है उनसे वो बात नहीं करना चाहते। जो कौमी असेंबली से बाहर है वो ईवान के अंदर से तब्दीली नहीं ला सकते, तो फिर क्या हो। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि जो हुकूमत ने अमेंडमेंट की है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, उससे मखसूस नशिस्तों का जो फैसला मौज़ूद अदलिया की जानिब से सामने आया उसको रोका जा सकता है, उस पर अमल दरामद को? देखें, पार्लियामान जो है वो अपनी कानून साजी से अदालती फैसलों को ख़त्म कर सकती है। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और बहुत से सियासतदान ताहयात नाअहल थे और अदालती फैसला था कि वो ताहयात नाअहल है। पार्लियामान ने कानून साजी की और ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। अदालती फैसला मौजूद था लेकिन कानून साजी ने अदालती फैसला ख़त्म कर दिया। तो इसलिए आप ये समझें कि पार्लियामान अपनी कानून साजी की ताकत से अदालती फैसले कर सकती है। अदालत अपने अदालती फैसलों से कानून नहीं खत्म कर सकती। जुडिशरी कैन नॉट मेक अ लॉ, पार्लियामेंट अपने लॉ से अदालती फैसले खत्म कर सकती है। ये अब देखना पड़ेगा कि पार्लियामान का यह हक अदलिया मानती है या नहीं मानती, और अगर नहीं मानेगी, इस कानून को खत्म करेगी, तो मुझे लगता है ये बार बार पास होगा और पार्लियामान इसको इस हक से दस्तबरदार नहीं है। मुजम्मिल साहब, वक्त बड़ा कम है, जाते थे आपको कमेंट चाहिए। इतलात आ रही है हुकूमत जमात इस्लामी के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ना वो तय पा गए, कामयाब हो गए। आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी ने जो मुतालबात किए थे वो हुकूमत पूरा कर पाएगी? क्योंकि अभी आज सुबह ये खबर आई है कि बिजली के नर्ख मजीद बढ़ा दिए गए हैं। वज़ीर आज़म साहब वैसे तो कहते हैं कि हम बिजली कम की कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ₹2 और कुछ पैसे मजीद बिजली महंगी कर दी गई है। वो कुछ 0.73 पैसे कम हुई है, वो खबर ठीक नहीं थी, मैंने देखी है। लेकिन मेरे ख्याल में बिजली की कीमतें कम करने की रोड मैप तय हो गया है, टास्क फोर्सेस बन गई हैं और मुझे लगता है 14 अगस्त से पहले बिजली के मामले में कौम को रिलीफ मिल जाएगा। और जमात इस्लामी को ये अंडरस्टैंडिंग दे दी गई है, वो इसी अंडरस्टैंडिंग से गए हैं। जो स्टेट ओन्ड IPPs हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स को मर्ज किया जा रहा है विद PSTP, जिसके नतीजे में कोई 52% का कैपेसिटी पेमेंट्स में रिलीफ हो जाएगा और कुछ प्राइवेट IPPs से भी बात हो रही है। मुझे लगता है बाय 14 अगस्त इस हवाले से रिफॉर्म्स और बड़े फैसले सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मुल्क में इस वक्त जो सियासी हाल है उस पर अपना तजिया दिया जी। अब होता कुछ यूँ है कि जब बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, बिजली का बिल आता है तो सर में दर्द होता है, तो सर में जब दर्द होता है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता, मामलात ज़िंदगी मुतासिर होते हैं अजीम, और हमारी जो डेली रूटीन है वो ख़राब होती है। तो क्या नर्व सिस्टम जो है ना मुतासिर करने के लिए हमने दवाई खानी? नहीं, इसको दवाई नहीं खानी। हम इसको बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे तरीके हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम अपने सर दर्द कम कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। तो रुबीना यूसुफ जो है इस वक्त योगी नईम के साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे। हर उम्र के लोगों में सर दर्द आम हो चुका है। सर दर्द की मुख्तलिफ इकसाम है और ये मुख्तलिफ इकसाम में होता है। एक आम सर दर्द जो पूरे सर में होता है, आपको दोनों तरफ और पीछे, और ये सफ़र से आते जाते, आपको स्कूल से वापस आते, बच्चों को, बूढ़ों को और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये पाया जाता है। दूसरा, माइग्रेन शदीद दर्द की एक किस्म है जो कि सर के आधे हिस्से में होता है और ये चंद घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है और ये वक्फ़ों में होता है। तीसरी जो किस्म है
वो क्लस्टर हेडेक है जो कि अमूमन मर्दों में पाया जाता है और ये भी एक शदीद दर्द की एक किस्म है जो कि दिनों तक रह सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है योगी नईम साहब, जिनसे हम अक्सर ऐसे मसाइल पूछते रहते हैं। अगर आपको भी कोई मसला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमें बताइएगा कि जो सर दर्द है ये बहुत आम हो चुका है, बच्चों में है, बूढ़ों में है और जो अभी बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, अभी जवान हो रहे हैं, उन लोगों में भी ये पाया जाता है। तो इसको क्या हम योगा के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं? मैं बहन एक और किस्म को भी डिस्कस करूँगा। कुछ लोग भी तो दर्द सर होते हैं ना, वो आपने बयान नहीं किया। तो बहुत सारे सर दर्द हैं। सर दर्द की वजूहात और सर दर्द का इलाज योगा में बाकायदा तौर पर इसका प्रॉपर एक वो कह लें कि आसन भी हैं, ब्रीदिंग्स भी हैं और मुद्रास भी हैं। और अगर मैं इसको ब्रीदिंग से शुरू करूँ, क्योंकि सर दर्द का अक्सर ताल्लुक जो है वो स्ट्रेस के साथ है। ठीक है। बहुत आप जब दिमाग के आपको थोड़ी सी वो टेंशन आ जाए तो हाँ, जब आपका दिमाग जो है वो एक उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड आ जाए, जैसे कमज़ोर इंसान को ज़्यादा काम दे दिया जाए तो वो थक के बैठ जाता है। इसी तरह दिमाग भी जब कमज़ोर होता है, उसकी जो है जब बोझ ज़्यादा डालें तो वो भी एक सर दर्द, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उससे काम ले लिया जाए तो फिर भी सर दर्द होता है। और कुछ जो मैंने कहा कि दर्द सर लोग भी होते हैं, उनको टैकल करना और ये सारी चीज़ें जो माइग्रेन के लिए भी आपने कहा, तो एक ब्रीदिंग कर लें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। अनुलोम विलोम कहते हैं उसको। अपने 2 उंगलियों को फोल्ड कर लें या अपने माथे पे रख लें या थर्ड आई पे, और ये जो अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लें। ओके, ये यहाँ रखें। ओके ओके। और राइट साइड से एक्सहेल कर दें, निकाल दे राइट साइड से। अब राइट साइड से सांस लें दोबारा, राइट से लें, लेफ्ट साइड एक्सहेल, लेफ्ट साइड से लेंगे अब। ठीक है। राइट साइड से निकाल देंगे। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सर दर्द हो रहा हो तब भी कर सकते हैं। ओके। ये बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है। ये क्या करती है, ये आपके ब्रेन को बैलेंस करती है। ओके। इंसान के राइट साइड ने लेफ्ट साइड कंट्रोल की है। और मुझे लगता है कि जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो मेरा दिमाग सिंपल इस पर फोकस कर रहा था, वो कुछ और नहीं सोच रहा था। थॉटलेस ब्रीदिंग। यस। तो ये और ये आपके जो है वो ब्रेन को खाली करने के लिए भी की जाती है। ठीक है। थॉटलेस। हाँ। तो ये भी बना सकते हैं, ऐसे इस तरह भी किया जा सकता है। ठीक है। कि होगा ये आपके थंब के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद होगा, लेफ्ट साइड से सांस लिया, ओके, और राइट साइड से निकाल दिया, फिर राइट साइड से सांस लिया, लेफ्ट साइड से निकाल दिया। मैं इसको तेज कर रहा हूँ। इसको बहुत आहिस्ता करना है, बड़ा कंट्रोल से करना है। ठीक है। अच्छा, इसके और फायदे बहुत हैं। याद रखिएगा कि ये डिसीजन पावर को बढ़ाती है। ठीक है, डिसीजन पावर, ताकि आप बहुत अच्छे से कोई फैसला भी कर सकते हैं। जब आप बहुत डबल माइंडेड होते हैं ना, आपका माइंड स्पिन कर रहा होता है, तो तब भी सर दर्द होता है। यस। कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ये करूंगा तो फिर वो नफा नुकसान जब हम सोचते हैं ना कि ये करूंगा तो इसके ये फायदे होंगे, फिर उसी वक्त ये नुकसान भी हो सकते हैं। जब इस तरह की पोजीशन हो, आपकी सिचुएशन ये हो, तो आपको फौरन ये ब्रीदिंग करनी है। ओके, वाह। ये आपको जो है वो मुझे लगता है बिजनेसमैन के लिए सबसे बेस्ट है। डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग करती है कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपका डिसीजन क्लियर कर देती है। आपको जो है वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मैं जो फैसला किया है ये ठीक होगा, इसके फायदे होंगे। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें इंसान के अपनी सोचों से ख़राब होती हैं, बल्कि योगा तो ये कहता है कि इंसान के मसाइल का ताल्लुक उसके अपने दिमाग के साथ है। ओके। इंसान के जो मसाइल जितने भी होते हैं वो जैसा सोचता है वैसे होते हैं। अच्छा, सफ़र से क्या ताल्लुक है? मैंने अक्सर देखा है कि मैं जब भी स्कूल से वापस आती थी ना, तो मुझे स्पेशली बहुत दर्द होता था। अभी भी ऑफिस से वापस जाऊँ ना घर पर, तो आपको हमेशा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेडिसिन आपको लेना ही पड़ती है। तो मेडिसिन से छुटकारा पाने के लिए कौन से पोस्टर्स किए जाएँ? उसमें एक ये बात है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दिमाग को जब आप सफ़र करते हैं, और एक डायरेक्शंस का एक इशू आ जाता है। जिन लोगों को ये वोमिटिंग भी होती है सफ़र में, पहाड़ों में जाते हैं खासकर तब वोमिटिंग होती है, या बंद गाड़ी में सफ़र करते हैं पर भी, बंद गाड़ी में जब सफ़र करते हैं, तो वो एक सिस्टम है जो डायरेक्शंस का सिस्टम है। ओके। जो आपके कानों के अंदर एक लिक्विड है, वो उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो लिक्विड बैलेंस ना हो तो डायरेक्शंस, जब आप एकदम आपकी डायरेक्शन चेंज होती है तो आपका दिमाग उसको जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता।
दिमाग एडजस्ट नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी एक मुद्रा है। ओके, वो जो सर दर्द हो तो उसके लिए फिर आपने बड़ी उंगली को फोल्ड कर लेना है, जिसको डायरेक्शंस का इशू है। ठीक है, ठीक बड़ी है। उंगली, ओके, ये बड़ी उंगली जो आपकी फोल्ड है उसको पकड़ लेना अंगूठे के साथ, पकड़ लिया। पहले जोड़ के ऊपर अंगूठा ले आइए। ठीक है, अच्छा, ये उनके लिए है जिनको डायरेक्शंस का इशू है, जिनके जो है वो कानों के अंदर जो लिक्विड है बैलेंस नहीं है। ओके, जो सफर में दर्द होता है, सफर करते हुए बंद गाड़ी में आपको जो है वो घुटन फील होती है। ठीक है। तो क्या हम ये सफर करते हुए भी ये कर सकते हैं? सफर करते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे इसको पकड़ लेना है। ये बड़ा बेहतरीन है, ये कानों के लिक्विड को बैलेंस करता है। सर दर्द जो सफर का है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अब माइग्रेन की तरफ आते हैं। जो यस, है, माइग्रेन बहुत मेजर इशू हो चुका है। माइग्रेन के लिए जो है वो एक मुद्रा हम करेंगे, उसको रिंग फिंगर को फोल्ड करके पाम के अंदर टच कर लेंगे। ठीक है, और पहली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लेंगे और छोटी उंगली सीधी कर लेंगे। ओके, ये बराबर करें, ये तीनों पोर बराबर हो जाएंगे। ओके, ओके। और ये रिंग फिंगर जो है यहाँ फोल्ड कर ये लेंगे। पाम पे टच कर रही है। ये पाम पे टच करके इसको हाथों को यूं रख लें या यूं रख लें, कोई इशू नहीं है। ओके, ओके। हाँ, ये आप बनाया करें कम से कम 15 मिनट। ओके, कम से दिन कम में 15 15 मिनट। जिनको मिनट। माइग्रेन का इशू है, ये दिन में 15 मिनट 2-3 दफा, ठीक है, एक दफा नहीं, जिनको इशू है। अच्छा, जब सर दर्द हो रहा हो तब भी करना है इसको, ये बहुत फायदा पहुंचाएगी। ये माइग्रेन का इलाज है। और माइग्रेन जो है वो और भी टाइप्स की हैं, जैसे साइनस का माइग्रेन है, साइनस है, हार्मोनल है, फिर कुछ लोगों को मेडिसिन खाने के बाद कोई जी। इशू और माइग्रेन में एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर माइग्रेन है आपको, एक फूल होता है गुल दोपहरी। ठीक है, गुल दोपहरी। हाँ, गुल दोपहरी के फूल का अर्क निकाल लें। ओके, गुल दोपहरी, उसके फूलों का अर्क निकाल लें। ठीक है। आपके अगर राइट साइड पे सर दर्द है तो राइट नॉस्ट्रिल में एक ड्रॉप डाल दें उसका, ओके, लेट के। ठीक है। सांस मुंह से लेते रहें, नाक से नहीं लेना। जब नाक से सांस लेंगे और ड्रॉप डालेंगे तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होगा ठीक है। सांस लेने में। सांस आपने मुंह से लेना है, ड्रॉप आपने अगर तो राइट पर है तो आपने राइट में डाल दिया। अगर लेफ्ट साइड पे सर दर्द ठीक है है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आप एक ड्रॉप डाल दें उसका। ओके। गुल दोपहरी के फूलों का अर्क। अच्छा, गुल दोपहरी के फूलों का अर्क अगर नहीं मुयस्सर तो आप जो है वो ये किसी इसमें- पंसारी से मिल सकता है वैसे कुछ? जी, ठीक जी, है, आप रोगने बादाम भी डाल सकते ओके, हैं। रोगने बादाम का ऑयल एक ड्रॉप जो है वो अपने राइट नॉस्ट्रिल में डाल देंगे, राइट साइड पे अगर दर्द है। अगर लेफ्ट साइड पे दर्द है तो फिर लेफ्ट आप नॉस्ट्रिल में डाल देंगे। ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं। अब मैं पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूँ। अगर आपको सिंपल सर दर्द है, ठीक है, आपने जो माइग्रेन है, ओके, ओके, तो आपने नाक की हड्डी को प्रेस करना है नाक की तरफ। ठीक ये है। जो जहाँ से आंखें आपकी, जी 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 जी, ये जो बिल्कुल आंखों की कॉर्नर है, वहाँ से आपने हड्डी को प्रेस करना है, नाक की हड्डी को नाक की तरफ ऐसे दबाना है। ओके, 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 आपने हल्का सा दबाना है, जोर नहीं लगाना बहुत ज़्यादा। इसको जितना होल्ड कर सकते हैं रोकें, फिर रिलैक्स कर दें, फिर दबाएं, रोक के रखें, फिर रिलैक्स कर दें। अच्छा, यही दर्द अगर साइनस की वजह से है ठीक तो फिर है। पॉइंट चेंज हो जाएगा। ओके, फिर आप ये आँख को ऊपर की तरफ दबाएंगे। ठीक है। ये जो आपके नाक के साथ ही आँख की ये जगह है, अब इन्हें हम ऊपर की तरफ ऊपर दबाएंगे। की तरफ दबा के रोकेंगे। ये साइनस की वजह से जो सर दर्द हो रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर रिलैक्स कर देंगे। इस तरह इसको बार बार दबाएंगे। अच्छा, एक इसका और पॉइंट है साइनस की वजह से, अगर ये भी पॉइंट दबाएंगे और साथ में ये जो जगह है ना जहाँ से नाक की हड्डी सख्त ख़त्म होती है, ठीक है, ठीक है, ये वाली यहाँ ये पे है। चिक्स की तरफ लेके आएँ, ओके। यहाँ पे दबा के रखें। एक ये पॉइंट यस, और एक ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट साइनस के सर दर्द के लिए हैं। जबरदस्त। अगर साइनस में आपको सर दर्द हो रहा है और हार्मोनल दर्द भी है, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं मेडिसिन के, तो वो कैसे दर्द को हम कम कर सकते हैं? वो तो ये सिंपल दर्द, ये वाला ठीक पॉइंट, है, नाक की ओके। हड्डी को दबाएं ऐसे। ओके। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर बीपी हाई लो का इशू है तो उसमें भी सर दर्द का डिफरेंट होता होगा। है। अगर आपको बीपी की वजह से सर दर्द हो रहा है तो फिर आपने लेफ्ट हैंड के ऊपर ये टॉप को दबाना है। ओके, ये जो टॉप है, बिल्कुल टॉप। अगर आपको बीपी हाई लो की वजह से सर दर्द हो रहा है, ठीक है। आपका बीपी हाई लो है, दोनों में, ओके। दोनों सूरतों में इसको दबाइए। ओके, लेफ्ट हैंड के थंब को टॉप से दबाना है। लेफ्ट हैंड के थंब को टॉप से हम जी दबाएंगे। जी, टॉप ठीक से है। दबाना है। इस तरह दबाते रहें, और दबाते ये रहें। चाहे हम दिन में जब फारिग हों तब जी, दबाते जी, ये रहें। 5 ठीक मिनट्स दबाएं। है। ओके। 5 मिनट्स अच्छा, काफी। योगा का कोई एक सही वक्त होता है या फिर आप दिन में जब टाइम मिले आप ये कर सकते हैं? जब चाहे आपको, जब आप खाली पेट हों, ठीक है। आपने कुछ खाया पिया ना हो, आप फास्टिंग में हो, तो आपको योगा करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब आपको सर दर्द है तो उसके डिफरेंट पोस्चर्स हैं। आपने कभी भी जब आपको सर दर्द है तो आपने अपने सर को नीचे नहीं करना, ये आपने इख्तियार करनी है। और जो माइग्रेन का जो इशू है जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, उन लोगों को चाहिए कि वो वक्फे से अपना कुछ खाना खाते रहें, वो अपने स्टमक को खाली ना रखें।
तो नाजरीन, कुछ योगा पोस्चर्स और कुछ मुद्राज हमने इस रिपोर्ट में आपको बताए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप सर दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की। हमारी अगली मेहमान पाकिस्तान के खूबसूरत शहर रावलाकोट का ऐसा यंग टैलेंट है जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में कायनात जैसे वसी मौजू पर किताब लिखकर दुनिया को हैरान कर दिया है। टेल ऑफ द यूनिवर्स नामी इस किताब में कायनात की कहानी को आम आदमी के लिए आसान अंदाज में बयान किया गया है। छठी जमात में पढ़ने वाली ये नन्ही मुसन्निफा कौन है, ये क्या करती हैं और इतने मुश्किल मौजू को आसान अंदाज में कैसे बयान कर लेते हैं, ये सब उन्हीं से जानते हैं। हमारी अगली मेहमान है उर्वतुल वुस्का। उर्वा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? सबसे पहले हमें अपनी किताब के बारे में बताएं। नाम से तो हमें ये मालूम हुआ है कि कायनात की कहानी बयान की आपने इसमें। जी बिल्कुल, ये बुक्स जो है वेरियस कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है रिलेटेड टू द यूनिवर्स। हम बहुत ही एंशिएंट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो मिथ से रिलेटेड है कि जो बहुत पुराने लोग थे उन्होंने क्या जो है यूनिवर्स से मुतल्लिक अपने बिलीफ रखा था और वो क्या सोचते थे। मूविंग ऑन, हम थोड़ा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि आखिर जो मॉडर्न डिस्कवरीज़ थी, उस वक्त की डिस्कवरीज़ थी, आखिर उन कैसे इन्फ्लुएंस किया हमारे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को। फिर हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बनी कैसे थी, थ्योरीज ऑफ क्रिएशन को डिस्कस करेंगे उसमें। फिर हम एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स को डिस्कस करते जाते हैं कि जो यूनिवर्स है वो आखिर उसने कौन से स्टेजेस जो थे वो कौन से स्टेजेस से गुजरी थी टू बिकम व्हाट इट इज़ टुडे। ये एवोल्यूशन हम सीखेंगे यूनिवर्स का। फिर फिफ्थली हम कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स की बात करेंगे कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की बात हो गई। जो 3 कैटेगरीज हैं जिनमें यूनिवर्स को डिवाइड किया गया है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, विजिबल मैटर, इनकी बात करेंगे। और फिर हम जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में टॉक करेंगे बेसिकली इन 6 चैप्टर, जहाँ पे हम स्पेस एंड टाइम की बात करेंगे कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसने आकर कैसे हमारे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और फिर 7th चैप्टर में हम क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, उन्होंने आकर कैसे यूनिवर्स को इंडिटर्मिनिस्टिक बनाया और ये प्रूव किया कि वो इंडिटर्मिनिस्टिक है। आपने तो बहुत ब्रीफली बताया भी, और ये किताब बड़ी डिटेल है यूनिवर्स के ऊपर, पूरा कॉन्सेप्ट आपने बताया। तो ये कहिएगा, इतनी छोटी सी उम्र में आपने खुद डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पे किताब लिखेंगे? यू नो, आई रियली लव रीडिंग, तो मैं पढ़ती रहती थी बुक्स। एंड मैंने पढ़ी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। उसमें मैंने नोटिस किया कि वो बुक बहुत अच्छी थी, हाउएवर उसमें आपको काफ़ी डिफरेंट रिसोर्सेज की चाहिए होते थे ताकि आप उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें इन डेप्थ। और मेरा यह दिल था कि मैं कोई ऐसी बुक पढूं जिसमें जो है एक ही बुक में सारी चीज़ कंपाइल हुई हुई है और सिंपली एक्सप्लेन हुई हुई है थोड़ी ज़्यादा। तो ऐसी बुक जो बिल्कुल मेरे दिमाग में थी, ऑब्वियसली हर इंसान का सोचना सेम नहीं होता, और मुझे वैसी एग्जैक्ट बुक ना मिल सकी जो मेरी सोच में थी। तो आपने चाहा कि अपनी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या जो बड़े जानना चाहते हैं इस बारे में, उनके लिए मैं किताब लिखती हूँ। बहुत बड़ी बात है। उर्वा, हमें ये बताएं कि जब आप किताब लिख रही थी या आपने डिसीजन लिया कि मैं इस पर किताब लिखूंगी, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए होती है और उस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी हेल्प किसने की? फैमिली की सपोर्ट कितनी थी, और कौन था फैमिली में जिसने ज़्यादा सपोर्ट किया? जैसा कि आपको बता रही थी, मैंने जो है पहले बुक पढ़ी ना, तो बुक पढ़ने के वक्त ऑब्वियसली मेरे फादर की मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, एंड ही कॉन्टीन्यूसली हेल्प्ड मी। मेरी मदर ने मुझे डिटर्मिनेशन दी, शी मेड मी, उन्होंने मुझे बताया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एंड मेक श्योर किया कि मेरा जो मोरल है वो हाई रहे। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसी बुक लिख क्यों ना लूँ जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद पहले तो मैंने सिर्फ रीडिंग के अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ते हुए नोट्स बनाए थे। तो बेसिकली उसी वक्त वही मेरी बुक का स्ट्रक्चर है, और जो मेरी बुक की सबसे बड़ी रेफरेंस है उसको आप अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कह सकते हैं। ठीक है। और मैंने अपनी बुक में कोशिश किया चीज़ें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन्ड हों। सही है। और जो आपने मिथ्स का जिक्र किया और कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने अपनी किताब में बताए हैं, उनके लिए आपने कौन से रेफरेंसेस यूज़ किए? रेफरेंसेस मैंने बहुत से डिफरेंट रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। कुछ वेबसाइट्स थी, एंड ऑब्वियसली आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में गूगल एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, एंड यूजिंग गूगल
एंड अदर डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे से नासा की वेबसाइट हो गई, ब्रिटानिका की वेबसाइट हो गई, एंड इवन इन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वो भी वहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करता है कि एरिस्टोटल का मॉडल कहाँ से शुरू हुआ था। तो मैं ज़रा उससे भी पीछे जाके कि आखिर एरिस्टोटल से भी पहले ज़माने के लोग क्या कहते थे जी। तो मैंने इन डिफरेंट रेफरेंसेस को यूज़ किया, और इनफैक्ट कि मेरी जो बुक है उसके एंड पे मैंने अपने सारे रेफरेंसेस को मेंशन भी किया है। माशाल्लाह उर्वा, सो प्राउड ऑफ यू, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हमें ये बताएं कि आपकी किताब पढ़ने, मतलब रीडिंग के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज़ हैं, मतलब क्या पसंद करती हैं आप करना? मेरे डिफरेंट हॉबीज़ हैं, ऑल्दो आर्ट उनमें से एक होगा। आई रियली लव आर्ट, स्पेसिफिकली स्केचिंग, क्योंकि इट सूट्स मी डाउन। और यू नो आर्ट जो है, एवरीबडी सेज दैट इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, एंड वो आर्ट जो है जब मैं करती हूँ, इट सूट्स मी डाउन, इट कीप्स मी कॉम, इट बैलेंसेस माई इमोशंस। Secondly, I would say कि one of my hobbies is, you know, music. I like listening to or even writing music at times, because ये एक बहुत ही interesting काम है. So because you can you can write down your feelings. And journaling is also one of my hobbies, because you can write, put your feelings down in a paper. और उससे, it also soothes me down. It keeps me calm. To know कि ताकि मैं इमोशन से फुल ना हूँ, so I can stay calm, my mind stays clear. बहुत अच्छी बात है जी। उर्वा, ये बताइएगा कि आप जो आपके एज फेलोज़ हैं या इवन जो अब तो बड़े एज के जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं किताबों के बारे में बिलखसूस? क्योंकि कहा यह जाता है कि अब ये थोड़ा ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर लोग किताबें पढ़ते भी नहीं हैं पाकिस्तान में बिलखसूस। तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बुक रीडिंग कैसा शौक़ है और कौन से राइटर्स ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरी पढ़ना चाहिए? बुक रीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट गिव्स यू दिस, व्हेनेवर आई रीड अ बुक, जो फ्रेश सेंट होता है बुक्स का, वो इट रियली सूट्स मी डाउन। मुझे मज़ा आता है बुक्स पढ़ के, और बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेन सम नॉलेज, टू इन्हांस योर नॉलेज। और कुछ मैं ऐसे ऑथर्स और उनकी बुक्स ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी जिनको आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्टली स्टीफन हॉकिंग की बुक, अगर आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपके माइंड में यूनिवर्स के बारे में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर नहीं हो रहे, तो आप उधर पढ़ें और आपको वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग की बुक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो कि आपको टोटली एक्सप्लेन कर लेती हैं कॉन्सेप्ट। वेरी नाइस। एंड यस, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियन। ऑस्टिन क्लियन एक और ऑथर हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। उनकी स्पेसिफिकली बुक्स जो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एंड शो योर वर्क हैं, बहुत ज़बरदस्त। उर्वा, ये बताइएगा आपकी बुक हमें कहाँ से मिलेगी? अब ये मार्केट में अवेलेबल है, हम खरीद सकते हैं? लगी थी कि हम इंतजार करेंगे आपकी बुक का, अब मैं और अजीम पढ़ना चाहेंगे। बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी है, और वो नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ है, और वहाँ से आप ऑर्डर करा सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल, क्योंकि मेरी बुक सबसे सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है फॉर सेकेंडरी क्लासेस, तो वो वहाँ से भी अवेलेबल हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका उर्वा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, इसी तरह से अपने इस काम को जारी रखें। बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को नए यंग टैलेंट की, और बिलखसूस राइटर्स की। जब हम बात करते हैं तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है जी कि यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट को इतनी छोटी सी एज में एड्रेस किया, और फिर इतने ज़बरदस्त तरीके से बात करना, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आगे जाएंगी। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, पाकिस्तान की हीरो हैं आप। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वतन अजीज़ के निज़ाम तालीम की। तो तालीम के साथ जो सलूक पाकिस्तान में हो रहा है वो शायद ही दुनिया में कहीं हो रहा हो। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें से 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा बच्चों का ताल्लुक मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब से है। नई हुकूमत की तश्कील के साथ ही निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए भी बहुत से दावे किए गए थे, मगर सवाल ये है कि इनमें से कितने दावे सच साबित हुए हैं। तो इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूबा पंजाब कई बरसों से काबिल सातिज़ा की नुमाया कमी से दो चार है। ये कमी खास तौर पर दही और पसमानदा इलाकों में शदीद है, जहाँ सातिज़ा को राग़िब करना और फिर बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज है। तो आपने गर्मियों की छुट्टियों में 30,000 नए सातिज़ा की भर्तियों का ऐलान किया था। ये मनसूबा कहाँ तक पहुँचा और इस भर्तियों का ये अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? गुजार हूँ कि आपने मुझे एजुकेशन से रिलेटेड, बिकॉज एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
बहुत बड़ी फील्ड है, तो आपने मुझे इस पे लिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। कमिंग बैक टू द टीचर्स शॉर्टेज, तो 1,18,000 टीचर्स शॉर्ट थे पंजाब के स्कूल्स के अंदर जब हमने मार्च में चार्ज लिया। तो उसके अंदर हमने 3 तरह से इसे रैशनलाइज किया है। नंबर 1 कि हमने जो स्कूल्स EMO पे दिए, जिसमें एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम सिर्फ चलाने के लिए वो स्कूल्स दे रहे हैं, उनमें 1 रुपया फ़ीस नहीं है। उनके अंदर से हम 23,000 जो नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स थे, जिनमें अंडर 50 इनरोलमेंट है या अंडर 100 इनरोलमेंट है, या टीचर है ही नहीं, या 1 टीचर है या 2, तो 23,000 टीचर्स हम वहाँ से उठा के मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर लेके आ रहे हैं। और उन स्कूल्स के अंदर क्योंकि मैक्सिमम शॉर्टेज वहाँ पे थी, तो एक एडिशनल 33,000 सीट्स वहाँ रिक्वायर्ड थी, जो पोस्ट सब रिडंडेंट हो जाएंगी। तो एक प्रोग्राम से 55,000 टीचर्स के शॉर्टफॉल को हमने एड्रेस किया। तो 1,18,000 से हम आ गए अबाउट इन द 50s रेंज। 20,000 टीचर ऐसे हैं जो एक्सेस में हैं, तो मतलब अगर टीचर्स की वहाँ 6 की ज़रूरत है 120 बच्चों पे, 140 पे, तो टीचर्स वहाँ पे 10 हैं। तो जो एडिशनल 4 टीचर्स हैं उन्हें भी हमने कहीं प्लेस करना है, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स टैक्स पेयर्स मनी। तो 20,000 टीचर्स रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इस अक्टूबर नवंबर में जाके मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह फिर रह जाएगी। तो इन 2 चीज़ों से हमने करीबन 75,000 टीचर्स जो है उनके शॉर्टेज को इशू को 1 रुपया स्पेंड किए बगैर रिजॉल्व किए। तो जो रिमेनिंग टीचर्स रह जाएंगे उसकी रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज के बाद हम एग्जैक्टली डिटर्मिन करेंगे कि ये 30,000, 35,000, 25,000, 22,000 का नंबर कितना करेक्ट है जो सीट्स रह जाएं, और फिर उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट पूल के अंदर थ्रू अ स्ट्रिक्ट NTS और PPSC एग्ज़ाम पूल्स बना देंगे टीचर्स के, ताकि उनकी लोकल हायरिंग हो सके थ्रू स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल ऑन अ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर वी आर अलाउड, ताकि हमारा ट्रांसफर्स के लिए भी डील ना करें। एंड दैट इज़ अ प्लान टू एड्रेस द टोटल टीचर्स शॉर्टेज ऑफ 108। बिल्कुल ठीक है राना साहब, पंजाब के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक अहम और बड़ा मसला दिखाई देता है, जो अभी तक हल नहीं हो सका। इस मसले के हल के लिए आपके पास कोई प्लान है? जी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी जो है ई-ट्रांसफ़र राउंड, वो कैबिनेट से अप्रूव हो गया है लास्ट कैबिनेट मीटिंग में, बट क्योंकि उसमें हमने बड़ी मेजर चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं, तो विडोज़ को पहली दफ़ा कंसिडर किया जा रहा है, डाइवोर्स को पहली दफ़ा कंसिडर किया जा रहा है, डिफरेंटली एबल टीचर्स को पहली दफ़ा कंसिडर किया जा रहा है, और स्टूडेंट टीचर रेशो और टीचर स्टूडेंट रेशो, तो वो टीचर्स टेन्योर और स्टूडेंट टीचर रेशो को पहली दफ़ा हमने इसमें इनबिल्ट की है। तो 12 अगस्त को इंशाल्लाह हम ये राउंड खोलेंगे, और एप्लीकेशंस हैं करीबन 10-12 दिन, फिर इनकी स्क्रूटनी है और फिर इनके ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं। सो द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इंशाल्लाह वी शुड बी डन। ठीक है जी। राना साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में तकरीबन 6,000 सरकारी तालीमी इदारों को दोबारा से मुनज़्ज़म करने की गर्ज से निजी और सरकारी शराकत से चलाने का फैसला किया गया था, तो इस फैसले पर अब कहाँ तक अमल दरामद हो सका है? अल्हम्दुलिल्लाह ये नंबर जो है ये 6,000 नहीं, ये टोटल 13,000 का नंबर था, जिनमें से 6,000 का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है और अगले हफ्ते में हैंड ओवर करने जा रहे हैं। सो दैट फ्रंट इज़ ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड। और आप ये इमेजिन करें कि अगर 6,000 स्कूल्स अच्छे काबिल लोगों को दिए जाएं, इसमें पहली दफ़ा हमने इंडिविजुअल्स इंक्लूड किए हैं, पहली दफ़ा यंग एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड किए हैं, और वो NGOs स्कूल चेंज जो परफॉर्मिंग है। तो क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि आपकी पिछली केस स्टडी क्या है, आपने अगर स्कूल अच्छे चलाए हैं तो ही हम आपको। राना साहब, अगर हम अदाद शुमार की बात करें तो उसके मुताबिक पंजाब में सरकारी स्कूल्स की तादाद 42,000 है, जबकि आपकी हुकूमत जिन 5,863 स्कूल्स को रीऑर्गेनाइज करने जा रही है, अदाद शुमार के मुताबिक इन तलबा की तादाद 3,29,596 बताई जा रही है, जबकि यहाँ कैपेसिटी 10 से 12 लाख तालिब इल्मों की है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, और इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आपकी हुकूमत के पास कोई लाहे अमल है, कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, ये एक्चुअल नंबर तो था 48,000 के करीब। तो अगर उसमें से हम 13,000 वो स्कूल जो नॉन परफॉर्मिंग है, या 12,000 जो नॉन परफॉर्मिंग है, अगर उन्हें हम निकालें, ऑन एवरेज हम अगर लेट से 200 बच्चे भी उनमें इनरोल करने में कामयाब हो जाएं, एक स्कूल का एवरेज साइज़ वैसे हमारा लेट्स से साउथ पंजाब में 115 है प्राइमरी स्कूल्स का, बट अगर 200 एडिशनल बच्चे भी इनरोल हों तो आप इमेजिन करें 12,000 स्कूल्स के अंदर करीबन 24 लाख के करीब बच्चे इनरोल होंगे, एड्रेसिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विच इज़ अ वेरी मेजर कंसर्न। और 6,000 जो इनमें नंबर है वो हम ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, और अगला 6,000 का प्रोसेस जो है हम इंशाअल्लाह ताला वी आर होपिंग के बाय द एंड ऑफ नवंबर हम कंक्लूड कर लेंगे।
चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल का ही अब जिक्र करते हैं, यही सवाल है जी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के मुताबिक सूबे पंजाब में 1 करोड़ और 11 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो तालीम से महरूम हैं। इन बच्चों की तालीम के हवाले से क्या हिकमत अमली गवर्नमेंट के पास? को बताया जी कि अगर हम स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसका मेजर कंपोनेंट यही है कि इनरोलमेंट कम है, स्कूल्स नॉन परफॉर्मिंग है। तो अगर हम 12,000 स्कूलों में 200 इनरोल करें तो 24 लाख बच्चे वो हो गए। हमने हर साल अपना इनरोलमेंट टारगेट करीबन 1 मिलियन का सेट किया था एंड दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1.3 मिलियन। तो सरकारी स्कूल, मेयारी स्कूल का चीफ मिनिस्टर का वादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक रिफॉर्म्स वी आर डूइंग, और इंशाल्लाह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम मैप भी करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट एवर स्कूल सेंसस जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स, मदरसाज, पेफ, पीमा, स्कूल चेन्स, उन सब को हम पहली दफ़ा, ताकि एक एक बच्चा मैप हो जाए वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहाँ हैं, किस तहसील में कितने हैं, किस शहर में कितने हैं, ताकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ड्रिवन टूवर्ड्स ब्रिंगिंग देम टू स्कूल हों। और स्किल्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसे हम ऐड करने जा रहे हैं इस अपने स्कूल ईयर में, क्योंकि अमूमन बच्चे ड्रॉप आउट इसीलिए होते हैं कि उन्होंने कोई स्किल सीखनी है, मोटर मैकेनिक बनना है, कोई कंप्यूटर शॉप पे काम कर देना है, दर्जी का काम शुरू कर देना है। सो वी आर गोइंग टू टीच देम स्किल्स विच आर इंटरनेशनली सर्टिफाइड, ताकि उनका वो स्किल्स का इशू भी ख़त्म हो सके, स्कूल एनरोलमेंट भी बढ़े और स्कूल रिटेंशन भी बढ़े। राना साहब, आपने सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाना और दूध मुफ्त देने का ऐलान किया था। क्या हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि छुट्टियों के बाद ये सहूलियात जिनका आपने वादा किया था ये पूरा होगी? साथ ही ये भी क्लियर करिएगा कि इसका खर्चा हुकूमत उठाएगी या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर? बच्चों की बात करते हैं तो कई लाख बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, और इमेजिन करें मैं भी स्कूल्स में गया हूँ और जब आप नाश्ता ना करके जाएं, बल्कि शायद कई इंस्टेंसेस के अंदर ऐसा भी हो अगर रात को भी खाना पेट भर के नहीं खाते। तो हमारा पहला पायलट प्रोग्राम, और उसके अंदर भी हमने मेरिट को मद्देनज़र रखा है, चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन कि जहाँ पे मैक्सिमम स्टंटिंग है उन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किए। तो 3 अजला के अंदर इंशाल्लाह सितंबर फर्स्ट वीक में वो प्रोग्राम रोल आउट होने जा रहा है, और वो हमारे बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह इज अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट, और एक एक एक्सपेंडिचर का पेनी जो स्पेंड होगा वो पंजाब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। ठीक हो गया। राना साहब, आपने बूटी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए शदीद एक्शन लिया था, ये मामला कहाँ तक पहुँचा? कि मैं ये समझता हूँ कि ये वो एंगल है जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एड्रेस किया। तो आपने देखा कि दाने स्कूल्स अथॉरिटी के बच्चे ने टॉप किए, आपने देखा कि 9 में से 6 बोर्ड्स की पोजीशंस दोबारा पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में आई, और इससे ख़त्म करने के लिए हम टेक्नोलॉजी इंगेज कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज ला रहे हैं ताकि कोई आर्म लेंथ से ज़्यादा मूव करे, मूवमेंट डिटेक्ट कर सकें। अगर कोई इन्विजिलेटर है तो वो इन्विजिलेटर पहले तो सर्टिफाइड हो कि कौन एग्ज़ाम ले सकता है। इस दफ़ा हमने देखा कि 8वीं फेल बच्चे 9वीं के एग्ज़ाम्स ले रहे थे। और तीसरा, सेंटर्स कहाँ बनाने। तो हमारे पास बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, हम सेंटर्स भी वहाँ बनाएंगे जो जिस तरह के एक बच्चियों का सेंटर जो है वो उनके गांव के अंदर अगर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी अवेलेबल है तो उन्हें क्यों तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 100 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे कैमराज ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन्हें हमने इक्विप करना है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 10 थंबप्रिंट्स और मॉनिटरिंग, और जिस तरह मैंने कहा कि इन्विजिलेशन टॉप की हो, ताकि आने वाले टाइम्स में मैं मिनिस्टर हूँ या ना हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ हूँ या ना हो, ये प्रॉब्लम परसिस्ट ना करे। तो इसका यही वाइड सस्टेनेबल हल है, एंगेज टेक्नोलॉजी एंड गेट rid of this। राना साहब, आपने पंजाब की लाइब्रेरीज के हवाले से अपग्रेडेशन की बात की थी, ऐलान भी किया था, वो फैसला और वो काम अब तक कहाँ पहुँचा है? के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम सारे डिफरेंट साइलोज में काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास लाइब्रेरीज हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास लाइब्रेरीज हैं, फिर एक अलग डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी और आर्काइव्स, वो भी एक स्ट्रीम है लाइब्रेरीज की, करीबन 11-12 वो देख रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू क्लब इन द प्रोसेस कि हम क्लब करें HED को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, और आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज को, बिकॉज मैंडेट जो है ये ओवरऑल आई थिंक हायर एजुकेशन के साथ लाई करते हैं, उनकी कई 100 लाइब्रेरीज हैं। तो उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर वी आर इवेंचुअली गोइंग टू मूव टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर हम स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरीज नहीं, एक्चुअली ई-लाइब्रेरीज बनाना। राना साहब, जाते जाते साल 2021-22 में हमने देखा कि स्कूल्स के 7,000 और सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन इनकी तनख्वाहों में फ़र्क को ख़त्म करने के लिए DRA के नाम से एक अलाउंस लगाया गया था, जो ग्रेड 20 और इससे ज़ायद ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनको अभी तक नहीं मिल सका है। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब का क्या मौक़िफ़ है?
समझता हूँ कि ग्रेड 20 के एम्प्लॉयज़ को भी वो मिलना चाहिए इस पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स एंगेज हैं, रेगुलेशन, लॉ, फाइनेंस, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और बहुत ज़्यादा ये ग्रेड 20 के ऑफिस हर जगह हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप ग्रेड 19 को दे रहे हैं तो मैंने रिकमेंडेशन यही दी है कि आप ग्रेड 20। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े वादे, और उनके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है तलबा की तालीम के हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर पर। तो बात कर रहे थे, दुआ ये करते हैं कि जो बच्चे 2.5 करोड़ इस वक्त घरों से बाहर हैं, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि वो भी स्कूल जाएं, क्योंकि ये तो बुनियादी हक है हर बच्चे। नाजरीन, अब एक बुरी खबर जी, और आजकल तो हर पाकिस्तानी को बिजली के झटके लग रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और झटका लगा दिया है। खबर ये आ रही है कि जी मुल्क में बिजली 2 रुपये 56 पैसे फ़ी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है, और बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अगस्त के जो बिजली के बिल हैं उनमें सार्फिन को इजाफी अदायगियाँ अब ये करना होंगी। शहरबानो, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि पहले हम देख रहे हैं हर रोज़ कोई ना कोई खबर शेयर करते हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है बिजली के बिलों पर, लोग अपने जेवर जो हैं वो बिल के ऊपर रख के सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, खातून ने कहा 10,000 रुपया ऑपरेशन के पैसे थे, बहुत मुश्किल से जमा किया था कमेटी डाल के, 10,000 बिल आ गया, तो अब वो देना पड़ेगा। और ये उन लोगों की हालत नहीं है जिन्होंने कोई एसी लगाए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो एक लाइट एक पंखे के साथ गुजारा कर रहे हैं, पता नहीं कि घरों में फ्रिज भी है कि नहीं। और थोड़ा सा बिल भी शहरबानो ज्यादा आ जाए तो ऐसे घरों में पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। अजीम, अब तो नॉर्मल हर घर का बजट खराब हुआ है। एक तो इतनी महंगाई है, आप ग्रॉसरी करने जाएं आपको लग समझ जाती है, हर महीने चीज़ें पहले से ज़्यादा महंगी होती हैं। बिजली के बिल जो है वो समझ से बालातर है। ये एक ऐसी, पाकिस्तान में गर्मी भी इतनी है कि कोई शख्स बिजली के बगैर गुजारा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो पंखा बंद करेगा तो जान से भी जा सकता है, और अगर वो बच जाता है तो बिजली का बिल देख के जान से जा सकता है। सिर्फ ये एक मखसूस तबके तक ही ये परेशानियां नहीं है। यहाँ ANP के जो सरबराह हैं इब्न वली खान साहब, उनके घर का जो बिल है बिजली का वो 10 लाख रुपए आया है, और वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि जी कुछ बेच कर ही ये बिल हम दे सकते हैं, वरना 10 लाख रुपए तो इस तरह से नहीं दिया जा सकता। तो हर खास आम जो है वो इस मामले से मुतासर हो रहा है, और हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वो सबके सामने ही है जी। खबरें तो आती हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उन पर भी नजर सानियत की जाएगी। इसी हवाले से हमने देखा जमात इस्लामी ने भी धरना दिया कि मुतालबात जो उन्होंने सामने रखे उसमें से जो अहम मुतालबा वो यही था कि बिजली की कीमतें इंडिया में जो बिजली का पर यूनिट रेट है ना, वो बताया जा रहा है 6.29, यानी 6 रुपये और 29 पैसे उनका पर यूनिट रेट है, और हमारा तो ये महीने में 4 दफ़ा बढ़ जाता है, 6-7 रुपये ज़्यादा। और अभी हमारा मतलब इतना ज़्यादा पर यूनिट हो चुका है रेट कि आप आम आदमी को अगर देखें, अगर वो 200 यूनिट्स की बातें की जा रही थी बहुत बड़े बड़े इलेक्शन से पहले, हमने देखा 200 या 300 यूनिट्स तक फ्री बिजली दी जाएगी। वो लोग कहाँ पे हैं? और पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ बात की गई सोलर की, उसकी भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि वो ठीक इस तरह से नहीं है कि हर इंसान को उससे फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। आपको जो सोलर दिया जा रहा है, ये बात ठीक है, जब इस तरह से कोई सब्सिडी अनाउंस की जाती है या इस तरह से कोई पैकेज सामने आता है ना, तो कोई बहुत बड़ा तबका नहीं होता मेरे ख्याल से कि जिसको कोई फ़ायदा पहुंचता होगा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये करना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो गौर करने वाली बात है वो यही है कि ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि एक वक्त ये आता है कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आवाम की भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। हमारा हमसाया ममालिक जो बांग्लादेश है, वहाँ पे बिजली के निर्ख कितने कम थे, उसके बावजूद उन लोगों ने स्टैंड लिया। देखिए, वजह कुछ भी हो सकती है, उनकी सियासी मामलात ऐसे उनकी वजह ये बन गई, लेकिन ट्रिगर पॉइंट कुछ भी इवेंचुअली बन जाता है। जब महंगाई इतनी हो कि लोग अपनी जाने देने पर आ जाएंगे तो फिर तो मामलात किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। तो हमारी तो दुआ है जी के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके होश के ना होने। अच्छा, मुझे जमात इस्लामी ने इतने दिन धरना किया अजीम, और धरने में कहा जी मुतालबात मान लिए गए हैं, मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि रात में उनके मुतालबात माने गए हैं। अभी सुबह में खबर ये आई है कि 2 रुपये और 56 पैसे बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब पता नहीं उनके मुतालबात कैसे माने गए हैं और कौन कौन से माने गए हैं। 10 मुतालबात थे उनके, हो सकता है दीगर मुतालबात में उनके साथ कंपनसेट कर लिया। कई बार ऐसे भी होता है शहरबानों की, जैसे पेट्रोल की कीमतें 10 रुपये बढ़ा दी, 4 रुपये कम कर दी, 6 रुपये कम कर दी, बिजली का भी कुछ ऐसे ये इस तरह से भी मामला चलते हैं। 70 रुपीज़ तक आप यूनिट दे रहे, और जब आपके वो 200 या 300 अबव होते हैं तो आपका बिल डबल हो जाता है।
फिर 400 होते हैं तो उससे भी डबल हो जाता है। मतलब ये कैसे हो रहा है, समझ से बाहर है। फिर सबसे ज़्यादा अफसोस ने इस बात का हो रहा है कि आपने फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में पैसे ले लिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के तो ले ही लिए, आपने लटरम पटरम फलाने ले लिए, फिर आप इनकम टैक्स भी बिल से निकाल रहे हैं। बिल में से कौन सा इनकम टैक्स? दूसरा किसी फिर एक रेडियो चीज की कीमत जब बढ़ती है ना शहर वो वापस रिवर्स नहीं होती है और उसका असर बाकी तमाम चीजों पे पड़ जाता है। हर चीज महंगी हो जाती है, हर चीज महंगी। और आप रेडियो पाकिस्तान के सुनने में आया कि उसके भी आप निर्ख बिल में ही डालेंगे। तो अवाम को ये टैक्स की क्या मतलब, इतने टैक्स दे अवाम कि उसको कुछ बचे ही ना, रोजी रोटी देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। टैक्स जो पे कर रहे हैं ज्यादातर वो भी एक जो मिडिल क्लास सैलरी तबका है वो दे रहा है कि जो ऑलरेडी ज्यादा टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज की, जहाँ पर ज्यादातर जो पिसरा है ना वो तनख्वाहदार तबका है। तनख्वाह पर भी आपने एक अच्छा सा टैक्स लगाया, खाने पीने चीज़ों पर भी वो टैक्स दे रहा है, बिल पर भी वो टैक्स दे रहा है, उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ी, उसकी सैलरी तो वहीं पर है। और हम अगर 2 साल में देखें तो ज़मीन से आसमान तक महंगाई जो है वो छू रही है। इन्फ्लेशन बढ़ती और जा रही है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जी महंगाई में बहुत कमी आई है, 28 से 16 पे आ गई है। पता नहीं ये कौन सी बातें हमारी समझ में तो नहीं आती। हम तो आम आवाम है, हम आम आवाम की आवाज़ हैं, आम आवाम वाली बातें करें। हमें तो ऐसा नहीं लगा, हमें तो यही लगा कि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल जी, और आम आवाम को रिलीफ पहुंचाने की प्लीज़ कोशिश की जाए और ये बिजली के जो निर्ख हैं इसमें कमी लेकर आएँ ताकि लोगों के जो बिजली के बिल हैं कम अज़ कम वो उनकी ज़िंदगी के खात्मे की वजह ना बने। ये बहुत बड़ी बात होती है जी। तो बहरहाल जी, अब हमने तो एक रिक्वेस्ट की है और एक ख़बर भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए एक और अहम बात करते हैं और वो बात यह है कि जी आलमी दिन के हवाले से ये भी हमारी रिवायत है प्रोग्राम में कि हम लोग जो दुनिया में आलमी दिन मनाए जाते हैं उसको भी शामिल करते हैं। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कदीम और मकामी बाशिंदों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मकामी लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया की मकामी आबादी के हुकूक को फरोग देना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस साल इसका थीम इंडिजेंस यूथ बतौर एजेंट बराए तब्दीली खुद इरादियत है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 90 ममालिक में 476 मिलियन मकामी लोग रहते हैं जो 7,000 जुबानों और 5,000 सकाफतों की नुमाइंदगी करते हैं। मकामी लोग मुनफरिद सकाफतों के वारिस हैं जिन्होंने समाजी, सकाफती, इक्तसादी और सियासी खुसूसियात को बरकरार रखा है। उन्होंने अपनी शनाख्त, तर्ज जिंदगी, इलाकों और कुदरती वसाइल पर अपने हक को तस्लीम करने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद हमेशा उनके हुकूक पामाल होते रहे हैं। मकामी लोग आज दुनिया के सबसे ज्यादा पसमानदा और कमजोर गिरोहों में शुमार होते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी अब तस्लीम करती है कि उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी अलग सकाफतों और तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत है। तो जी ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। अब हम बात कर लेते हैं कौमी हीरोज़ के हवाले से। वैसे हमने अरशद नदीम को तो जिक्र किया, वो भी हमारे हीरो, और अभी एक और हमारे हीरो हैं जी आसिफ बशीर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात भी करेंगे। पहले इनके बारे में आपको बताते हैं कि जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल कायम की है और अब इनके दुनिया भर में चर्चे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ बशीर ने रवां साल हज के दौरान सऊदी अरब में बतौर रज़ाकार काम किया। इस दौरान इन्होंने गर्मी से निढाल और शदीद बीमार 16 भारतीय मुसलमानों समेत 26 हुजाज को रेस्क्यू किया और उन्हें व्हील चेयर और कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हुजाज कराम की जिंदगियां बचाने और उनकी मदद करने पर इन्हें मिट्टी के फरिश्ते लक़ब दिया गया है और भारतीय मुसलमानों की जानिब से बजरंगी भाई का भी इन्हें लक़ब दिया गया। बिल्कुल, भारतीय मुसलमानों की जानिब से बजरंगी भाई का भी लक़ब दिया गया और मिना के फरिश्ते का लक़ब दिया गया। दुरुस्त कर देते हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मिट्टी के फरिश्ते कह दिया गया, मिना के फरिश्ते उन्हें टाइटल दिया गया है। और इसके अलावा इंसानी खिदमत के जज्बे से मुतल्लिक़ ही भारतीय हुकूमत की जानिब से इन्हें एप्रिसिएशन के तौर पर एक लेटर लिखा गया और भारतीय काउंसिल जनरल जद्दा की जानिब से इन्हें इंडियन अवार्ड जीवन रक्षा देने की सिफारिश भी की गई। इस वक्त कौमी हीरो आसिफ बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हीरो बन चुके हुए हैं जिन्होंने बेलौस इंसानियत की खिदमत की, हाजियों की जानें बचाई और हुजाज कराम की देखभाल की। रहनुमाई का ख्याल कैसे आया आपको ये, और वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? माविन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो डिप्लॉय था इस हज मिशन में, तो हमने अपना हज भी करना था और ड्यूटी भी करनी थी। ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी थी, खिदमत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि खिदमत आपको पता है और फिर अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना ये बहुत बड़ी सादत है। तो हमारी जो ड्यूटी थी वो मिना में थी और हमने लोगों को गाइड करना था। लेकिन हमने ना सिर्फ उस दिन जो है ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हमने गाइड करने से ज़्यादा फिर हमने लोगों को जो है वो रेस्क्यू भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पानी भी पिलाया।
और जिनको हम अस्पतालों को पहुंचा सकते थे उनको फिर अपने कंधों पे उठा सकते थे। अच्छा आसिफ, हमें ये बताइएगा कि आपने कुल कितने हाजियों की जान बचाई और उनकी किस तरह से मदद की? उसमें से भारतीय जो हुजाज कराम है वो कितने थे? उस दिन को याद करूं तो हमने जो है 48 से 56 घंटों में जो है वो काफ़ी हुजाज को जो है हमने जो है वो रेस्क्यू किया। किसी जिसको जो है पानी पिला के हम रेस्क्यू कर सकते थे, तो 350 और मेरे साथ जो मौजूद मेरे दोस्त जो हमारी टीम थी 4 से 5 बंदों की, हमने जो है वो लोगों को पानी भी पिलाया, लोगों को ORS भी पिलाया और फिर हमने जो है तकरीबन अगर मैं याद करूँ तो 26 से 27 लोगों को जो है हमने जो है किसी को व्हील चेयर पे उठा के, किसी को जो है कंधों पे उठा के जो है हमने जो हॉस्पिटल थी जो 3 से 4 किलोमीटर में थी, हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उनमें जो है ज़्यादातर जो तादाद थी वो भारतीय हुजाज की, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी पॉइंट था वो भारतीय के जो इंडियन कैंप से, इंडियन मकतब से उनके करीब था, तो इस वजह से वहाँ पे भारतीय हुजाज ज़्यादा जो थे वो बेहोश हो रहे थे, तो फिर हमने उनको ज़्यादा रेस्क्यू किया। उसमें इसके अलावा पाकिस्तानी हुजाज भी थे और कुछ तादाद उनकी भी थी, कुछ ब्रिटिश हुजाज भी, कुछ कनाडा से भी थे। अच्छा आसिफ, इंसानियत की लाजवाल खिदमत की आपने, हुजाज कराम की आपने बहुत ज़्यादा खिदमत की। मिना के फरिश्ते का लक़ब आपको दिया गया, ये लक़ब कैसे मिला? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हुजाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। तो सर, जैसे आप किसी इंसान को बचाते हैं तो किसी एक इंसानी जान को बचाना उससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं होती है। जब आप किसी इंसान की जान बचाते हैं तो फिर वो लोग खुश होकर आपको जो है फिर वो कोई भी लक़ब आपको देते हैं, वो उसे आपको फिर गले भी लगाते हैं, वो आपके लिए दुआ भी करते हैं, वो आपको जो है वो मिना का फरिश्ता भी देते हैं, आपको बजरंगी भाईजान भी, और वो आपके मुल्क का नारा भी लगाते हैं। तो अगर मैं एक वाक़या याद करूँ तो ये ज़्यादातर जो हुजाज थी इंडियन कश्मीर से उनका ताल्लुक था, तो वो जो थे वो उन्होंने एक हुजाज ने तो जो है पाकिस्तान की बहुत उन्होंने अच्छे से तारीफ की। अच्छा आसिफ, हमने ये भी सुना है कि जी भारतीय हुजाज की ज़िंदगी बचाने पर इंडियन काउंसिल जनरल ने आपको इंडियन अवार्ड जीवन रक्षा देने का ऐलान किया है, तो इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि उनके हुजाज की जान बची, और ओवरऑल उन्होंने जो है वो ड्यूटी पे जो है जो हमने उस दिन किया, उस दिन जो डिजास्टर सिचुएशन से जो हमारा रोल था, उन्होंने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया और उन्होंने हमारी तारीफ की। और जो भारतीय कौंसल जनरल जद्दा के जो ऑफिस से उन्होंने जो है मुझे जो है वो लेटर भी दिया और मुझसे प्रॉमिस किया कि वो जो है जब अपने मुल्क जाएंगे तो वो जो है वो मुझे जीवन रक्षक अवार्ड, जो उनका जान बचाने का एक अवार्ड होता है, उसके लिए काम। तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, ये फिर जाते हैं उनकी कैबिनेट की अप्रूवल तक जाता है, तो इंशाल्लाह जब वो होगा तो फिर ये अवार्ड के लिए मुझे जो है। अच्छा, जैसे आपने खुद बताया कि आपको जब भारतीय हुजाज कराम की आपने खिदमत की तो आपको वो बजरंगी भाईजान के नाम से पुकारते रहे, इसकी क्या वजह है? का करेक्टर था वो आपने देखा था बजरंगी भाईजान में, वो एक सेवियर का करेक्टर था, तो वो अभी तक इंडियन हुजाज के जहन पे शायद नक्श था, तो वो जब भी कोई किसी सेवियर को देखते हैं तो उनके जहन में वही आता है। तो फिर वो जब हमने उनकी जान बचाई तो वो फिर खुशी से, उनको फिर उस वक्त समझ नहीं आती थी तो वो फिर गले भी लगाते थे, और कुछ हुजाज ने जो है वो बजरंगी भाईजान का किया। तो मैं जो है उनको बस हंस के वो करता था, बाकी मैं तो क्या उनको कहता था अल्लाह से मुझे दुआ चाहिए आप। अच्छा, आपसे ये भी कहिएगा कि आपकी इन खिदमात के पेश नज़र क्या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी आपसे रब्ता किया गया, कोई अप्रिसिएशन मिली आपको यहाँ से भी? मुझे जो है अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो अप्रिसिएशन का ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से मुझे थोड़ा व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो अप्रिसिएशन मिली है, लेकिन मैं जो है इंसान अपनों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। तो जब आपकी जो है ऐसे मुल्क आपकी तारीफ करें जिनसे आपके ताल्लुक अच्छे नहीं है, तो फिर अपनी गवर्नमेंट से इंसान ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसी जो है वो चीज़ों को अप्रिशिएट करे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिजास्टर सिचुएशन हो तो फिर कोई और भी मेरी तरह के और भी आसिफ है वो सामने आए और वो अपना रोल प्ले जान बचाए। बिल्कुल अप्रिसिएशन मिलने चाहिए, आप हीरो हैं। अब आसिफ, पाकिस्तानियों के लिए आप एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आए हैं, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को मैसेज ये है कि जो है बार बार मैं यही कहूँगा कि जो है अपने वालिदैन को जो है कोशिश करें, उनको अकेला जो है वो हज को मुशक्कत वाली इबादत है, इसके लिए तंदुरुस्ती और सेहत बहुत ज़रूरी है।
तो आप जो है अपने पेरेंट्स को जो है कोशिश करें कि अगर उनकी एज ज़्यादा है तो उनके साथ ज़रूर आप खुद जाएं और उनको अकेला वहाँ पे ना छोड़ें, क्योंकि जब वहाँ पे हज के दिन जो है 25 लाख की तादाद होती है मिना की वादी में, तो फिर किसी को किसी और का ख्याल नहीं होता, हर कोई अपने नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, वो फिर आपके पेरेंट्स की कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता, तो फिर वो उनको फिर ना पानी देने वाला कोई होता है ना उनको मदद करने वाला। कोशिश करें कि यंग एज में जो है आप खुद भी हज करें, और अगर अपने पेरेंट्स को भेजें तो उनके साथ। ठीक है आसिफ, जाते जाते वन लास्ट क्वेश्चन, आपने 1 दर्जन से ज़्यादा भारतीय उजाज कराम की ज़िंदगियाँ बचाई हैं, तो भारतीय मुसलमानों के पाकिस्तान से मुतल्लिक़ क्या जज्बात थे इसके बाद? तादाद जो थी वो भारतीय कश्मीर एरिया के जो आज़ाद थे उनकी थी, तो उन्होंने काफ़ी जो है पाकिस्तान के बारे में उनके जो है ख्यालात थोड़े वो थे मीडिया की वजह से, लेकिन जब वो देखते हैं असल ज़िंदगी में पाकिस्तानियों को देखते हैं तो वो फिर इस चीज़ को वो तारीफ़ करते हैं कि हमने तो मीडिया में पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों के बारे में इतनी नेगेटिविटी सुनी थी, तो वो फिर बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त काम दे, बहुत अच्छा काम किया, फलाही कामों में बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। आसिफ बशीर हमारे साथ मौजूद थे और वो अपना मौक़िफ़ देते सारी सूरत हाल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं नहायत ही अहम सेगमेंट जिसमें हम मकसद पाकिस्तान के साथ साथ अपने इस्लाफ के बारे में भी जानते हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है निज़ाम मुस्तफ़ा, अल्लामा इकबाल और आज का पाकिस्तान। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी। काज़मी साहब वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से? मुझे लगता है आज आप एक तो 14 अगस्त और ऊपर से अरशद नदीम की कामयाबी पर पाकिस्तान वाली शर्ट पहन के आए। जी बिल्कुल, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अरशद नदीम साहब ने जो कल परफॉर्मेंस दिखाई है, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, नो डाउट अबाउट इट, द एंटायर नेशन इज़ प्राउड ऑफ अरशद। और अरशद नदीम जैसे जो हीरोज़ हैं इनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, क्योंकि अपनी रेजिलियंस, अपनी एफर्ट और वहाँ तक ओलंपिक्स तक पहुँच जाना, ये एक वन मैन लिटरली आर्मी है वो। और बड़े अरसे बाद कुछ सेलिब्रेट करने के लिए और बड़े अरसे बाद हमें कुछ सेलिब्रेट करने के लिए मिला। बिल्कुल, अब किसी दौर में हम फील्ड हॉकी को देखा करते थे, फील्ड हॉकी नीचे चलेगी, ओलंपिक्स का वही सारे जो फैंस हैं ना वो जेवलिन की तरफ आ गए हैं। मेरा ख्याल है आ जाएं, क्योंकि लेटली हमारी क्रिकेट की परफॉर्मेंस को बहुत ज़बरदस्त। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, आज हम क्या बात करेंगे? जी, आज हम अल्लामा इकबाल का जो कंसेप्शन है ऑफ रिलीजन और उसका जो हमारे मुल्क के साथ ताल्लुक है, मैं इस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। लेकिन आगाज़ में मैं एक चीज़ हमसे आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि हम अभी तक बेहसियत कौम इस्लाम की करेक्ट डेफिनेशन ही अपनी यूथ को नहीं बता सके। अच्छा, हम ये समझते हैं, और ये आज की बात ज़रा अहम है, फ़िलोसॉफ़िकल नहीं है लेकिन इस पर ज़रा गौर करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, मैंने साल में 1 दफ़ा रोज़े रख लिए, मैंने ज़कात 2.5% निकाल दी, मैंने ज़िंदगी में 1 दफ़ा हज कर लिया, तो मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ। ये इस्लाम का मतलब नहीं है, ये इस्लाम का मकसद भी नहीं है। सही, जब हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम की बात कर रहे हैं कि निज़ाम इम्प्लीमेंट होगा। बेशक। और निज़ाम क्या होता है? निज़ाम का एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है, एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्रेशन होता है, एक उसका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और इकोनॉमिक एक्सप्रेशन होता है। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर तौहीद की बात कर रहे हैं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकायद की बात कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली फ़राइज़ की बात कर रहे हैं, तो सबसे बढ़कर वो मक्का में जहां झूठे खुदाओं को चैलेंज कर रहे हैं, मक्का के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्डर को भी चैलेंज कर रहे हैं। जैसे ही मदीना में आए हैं तो पहला काम क्या हुआ है? वहां पर बुनियाद रखी गई है एक स्टेट की। जी, तो इस्लाम का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, जब तक वो इस्लाम का जो इकोनॉमिक एक्सप्रेशन है, जब तक वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे निज़ाम की सतह के ऊपर, तो इस्लाम की बातें तो फिर वो मैं और आप फ्रॉड कर रहे हैं। सही। तो हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस बात को समझें। तो क्या नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, मैं बात को कंप्लीट करके आपका सवाल लेता हूँ। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ये संडे मॉडल ऑफ रिलीजन है कि हम दिन में आधा घंटा खुदा तेरे पास आएंगे, 23.5 घंटे हम सूद भी खाएंगे,
हम 2 नंबरी भी करेंगे, हम ब्रिटिश पीनल सिस्टम को भी अडॉप्ट करेंगे, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी सेकुलर होगी, हमारी जुडिशरी, लीगल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, वो सारा का सारा कॉलोनियल हेरिटेज से इंस्पायर्ड होगा। सही। इस्लाम बस नाम का है कि हम नमाज पढ़ ली, हमने रोज़ा रख लिया, हमने हज कर लिया हमने। तो काज़मी साहब, जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो क्या हम खिलाफत की बात करते हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो इस्लामी निज़ाम भी एक ख़ास फॉर्म का नाम नहीं है। ठीक। वो सर्टन वैल्यूज़ का नाम है। बिल्कुल सही। अगर वो वैल्यूज़ आप इम्प्लीमेंट कर दें, चाहे वो आप डेमोक्रेसी के थ्रू कर दें, और अगर अल्लाह आपको मौका दे आप खिलाफत राशिदा को रिवाइव कर सकें, आप सैयदना उमर को, मौला मुर्तज़ा को आप रिवाइव कर लें तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप उस निज़ाम को ही रिवाइव कर लें। लेकिन अगर वो निज़ाम पर से उस तरह का निज़ाम हम नाफिज नहीं भी कर पाते जी, लेकिन वो वैल्यूज़ हम अपने निज़ाम के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, सूद का खात्मा कर देते हैं, इस्लामी सजाओं को नाफिज कर देते हैं, इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, मसावात की बात करता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के खात्मे की बात करता है, ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हम 1400 साल पहले से कर रहे हैं, आज वेस्ट कर रही है, ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है। अगर वो आप ले आते हैं तो इस्लाम को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसके थ्रू लाए। सही। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो खिलाफत बहरहाल एक आइडियल है, और खिलाफत की तरफ इशारा जो है हमें हदीस से मिलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी, फिर काट खाने वाली मलूकियत, फिर जाबिराना मलूकियत, और फिर एक दफ़ा फिर मनहज नबूवत पर खिलाफत कायम होगी। सैयदना इमाम मेहदी की हुकूमत की तरफ इशारा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो खिलाफत बहरहाल एक ऐसी चीज़ है, एक मॉडल जिसका रिवाइवल भी बनता है, लेकिन अगर हम खिलाफत एज इट इज़ को रिवाइव ना भी कर सकें, उन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना, उस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करना फिर भी हम पर फ़र्ज़ है। तो अब अगस्त के अंदर जब हम मौजूद हैं तो पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? इकबाल की मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने जो खुतबा अलाहाबाद इरशाद फरमाया, ये लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है, और ये 18-19 पेजेस में, आज भी आप ऑनलाइन जाएं आपको एज इट इज़ उसका पूरा टेक्स्ट मिल जाता है। ये इकबाल का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। अल्लामा साहब ने उस खुतबे के अंदर एक मार्कातुल आरा लैंडमार्क सेंटेंस अटर किया है। वो क्या है? हम एक ऐसा मुल्क चाहते हैं, मैं उसको आपका मफहूम बयान कर रहा हूं, हम एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जिसमें हम अरब मलूकियत के बदनुमा दागों से छुटकारा पाले। यानी इकबाल भी बनु उमैया, बनु अब्बास, वो हुक्मरान जिन्होंने इस्लाम के चेहरे को मस्ख किया है और जिनको हम अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं, इकबाल कह रहे हैं उनको रोल मॉडल बना के मुल्क नहीं बनाना, उनसे हट के, अरब मलूकियत नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। और निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? के रोमन्स आते हैं और वो कहते हैं जी तुम्हारा बादशाह किधर है? उन्होंने कहा कौन सा बादशाह? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ईंट को तकिया बना के इस्तराहत फरमा रहे हैं, ठीक है। सैयदना उमर फारूक अकाउंटेबल हैं। कोई एक आम बद्दू खड़ा होकर कहता है कि सर ये आपने ये चादर कहाँ से आ गई, आप तो टॉल थे। मौला मुर्तज़ा क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? खुद बैतुल माल को झाड़ू देते हैं, द पब्लिक ट्रेजरी, और कहते हैं इलाहुल आलमीन ये मैंने वसाइल को तेरी मखलूक में तकसीम कर दिया है। कोई उनसे आगे कहता है कि जी मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहता हूं, चिराग बुझा देते हैं, नया चिराग जलाते हैं। लोग कहते हैं ये क्यों? जी उस चिराग को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑयल मिलता है, तुमने जाती बात करनी है, मैंने अपना चिराग अपने गिरा से मैं जलाता हूं। तो जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो निज़ाम मुस्तफ़ा इन वैल्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन का नाम है। हम अगर सूद को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हराम कह रहे हैं मगर पूरा बैंकिंग सिस्टम सूद पे खड़ा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जी हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोज़ा रख लिया, हमने ज़कात दे दी। पूरी 57 इस्लामी ममालिक में कहीं पर भी मुकम्मल तौर पर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज है? नॉट एट ऑल। और यही तो सैड और शॉकिंग बात है, यही तो शॉकिंग तरीन बात है। अब मैं किसी मुल्क का नाम तो नहीं लेता, लेकिन जिन मुल्कों में मलूकियत है हम उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। सही बात है। इमाम हुसैन किस चीज के खिलाफ खड़े थे?
यजीद नमाजों से तो नहीं बराह रास्त रोक रहा था, नमाजें तो पढ़ी जा रही थी बराबर, उस वक्त रोजे भी रखे जा रहे थे। वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को सबसे पहले चैलेंज कर रहा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इमाम आली मकाम ये नहीं होने दे सकते थे कि उनके नाना का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशो फैब्रिक को कोई हुक्मरान तोड़े बिल्कुल। तो ये हमें बार बार अपनी कौम को बताना है, जिसको इकबाल ने कहा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। वाह वाह। कोनों में जाके अल्लाह अल्लाह करने से अगर मैं समझ रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, ये सेकुलरिज्म है कि मैं संडे वाले दिन चर्च में आऊंगा, मैं खुदा को याद करूंगा, 6 दिन मैं बगावत करूंगा। हम एग्जैक्टली ये काम कर रहे हैं। हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं मगर 23.5 घंटे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान नहीं हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा दीन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का नाम है। अच्छा, हमारे सेकुलर दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि जी अगर तो इस्लाम आ गया, और ये मैं इसको क्विकली डिबंक करना चाहता हूँ इस मिथ को, तो जी ये कौन सा इस्लाम आएगा जी, इस्लाम में तो इतने फिरके हैं, ये कौन सा इस्लाम आएगा। और आम आदमी जो है वो उनकी इस मिथ को बाय कर लेता है कि वो ये तो मसला है, तो फिर सेकुलरिज्म ही बेहतर है। ये तो कोई आला हजरत के मानने वाले हैं, कोई हकीमुल उम्मत के मानने वाले हैं, कोई उसका मानने वाला, किसका इस्लाम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको मैं 2 तरह से क्विकली एड्रेस करना चाहता हूं। जिन वैल्यूज ने इम्प्लीमेंट होना है, द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, द लीगल एक्सप्रेशन, पूरी उम्मत उस पर मुत्तफिक है। उसमें कोई शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी नहीं है। सही। सूद हराम है, हर फिक में हराम है। इस्लामिक पनिशमेंट्स हर फिक में सेम है। बिल्कुल। जिस चीज ने स्टेट के लेवल पर इंप्लीमेंट होना है उसमें हमारा इत्तफाक है। फरूई लेवल के ऊपर, ब्रांच के लेवल के ऊपर, माइक्रो इंटरप्रिटेशंस में मेरा इख्तलाफ है, वो स्टेट के लॉज ही नहीं है। मैं नमाज यहां पे हाथ रखूं, मैं छोड़ दूं, मैं यहां पे रखूं, ये स्टेट का बिजनेस नहीं है। सही। यानी जिस चीज ने स्टेट के लेवल पर इंप्लीमेंट होना है, निजाम मुस्तफा, उसमें कंसेंसस है। ये हमारे सेकुलर दोस्तों की मिथ है कि मुसलमानों को तोड़ा जाएगा, तो इस्लाम की डेफिनेशन पर मुत्तफिक नहीं है। नहीं, हम मुत्तफिक है, तो फिर सारे फिरके मुत्तफिक हैं। इस्लाम की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह की तौहीद, नबी पाक की खत्म नबूवत और आखिरत पर ईमान। जब मैं इस दायरे के अंदर दाखिल होता हूं, हर बंदा इसमें मुसलमान है। अल्लाह की तौहीद, खत्म नबूवत और आखिरत, बाकी चीजें ब्रांचेस हैं। काज़मी साहब, इस निज़ाम के नफाज के लिए, इसको नाफिज करने के लिए फिर कौन सामने आए? जिम्मेदारी किसकी है? हम सब सामने आए। आपने फरूक का जिक्र किया, तो हमें तो फरूउद्दीन और हसूलुद्दीन का ही नहीं पता। असूलुद्दीन का नहीं पता, फरूउद्दीन बिल्कुल एब्सोल्युटली। दीन के मामले में हम इतने वो हैं, हम इग्नोरेंट हैं। बिल्कुल आपने सही इशारा किया। आप पर जो फरमा रहे थे, जरा मैं यही, मेरा सवाल ये था कि या तो फिर जिस तरह बांग्लादेश में अब हम सड़कों पर निकले, या तो इस तरह निकल के फिर नाफिज करवाएं, या फिर रियासत को नाफिज करना चाहिए, खुद हुकूमत रियासत को नाफिज करना चाहिए, अरबाब हल्लो वक्त उनको नाफिज करना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। रेवोल्यूशनरी मेजर्स भी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और जो इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करना चाहते हैं। इन कोशिशों को तेज़ करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है नज़रियाती तौर पे, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ और मैं पहले की भी बात कर रहा हूँ, हमने जब करारदादे मकासद को पास कराया जी, ठीक है ना, वो सारे पॉलिटिशियंस भी थे, उसमें रिलीजियस स्कॉलर्स भी थे जी। ये करारदादे मकासद जो है वो पहले प्रीएम्बल बनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी लाइट में हमने पढ़ना है। तो हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स आइडियोलॉजिकली, सारी मैं जमातों की बात कर रहा हूँ, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं नजरियाती तौर पे, लेकिन अब इस विल को नजरिए से अमल की तरफ हमने कोशिश करनी है। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोई, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कोई खूनी इनकलाब आए, अल्लाह ताला एक पीसफुल ट्रांजिशन कराए नजरियाती तौर पे, क्योंकि इनकलाब के साथ, उसके साथ बहुत सी ऐसी कुर्बानियां और नुकसानात भी जुड़े हुए हैं बहरहाल। तो मैं तो ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अगर हम शैतान के रास्ते पे जाएंगे, हम तागूत को अपनाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये इस लेवल की डेवलपमेंट्स भी स्टेट्स में हो जाती हैं। अल्लाह बचाए। तो इसलिए ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, हमारा प्लेटफॉर्म क्या कह रहा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान की बका निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो रिमाइंडर हम दे रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं ना, हम तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, दिस इज़ आवर जॉब, दिस इज़ आवर रोल।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे हमारी कैपेसिटी के मुताबिक सवाल करना है। मेरी और आपकी कैपेसिटी है आवाज़ बुलंद करना, बिल्कुल। जिसकी जो कैपेसिटी है इम्प्लीमेंटेशन वाली, लेजिस्लेचर की कैपेसिटी है लॉ बनाने वाली, जुडिशरी की है कि उस लॉ की एप्लीकेशन हो, ब्यूरोक्रेसी की है कि उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन हो। तो जो जिस लेवल के ऊपर है वो उस लेवल के ऊपर इस्लाम को फैलाए, मेन स्ट्रीम करे, इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़े। सही। और एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, बहुत से लोग जब भी इस्लाम की बात आती है कहते हैं यार ये फंडो हैं, फंडो बैठे हुए हैं, दे आर फंडोज, ये तो पुरानी बात है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट बात है। अगर आप इस्लाम को फेयर अंदाज में पढ़ें, न्यूट्रल अंदाज में पढ़ें, दिस इज द मोस्ट इम्प्लीमेंटेबल एंड द मोस्ट एडवांस्ड एंड मॉडर्न आइडियोलॉजी। और इकबाल की जो आखिरी बात मैंने आपसे शेयर करनी है, एक तो इकबाल ने इस पे एम्फसाइज किया कि अरब मलूकियत से जान छुड़ाएं, दूसरी बात जो इस्लाम के अंदर एक इनहेरेंट मामला है वो क्या है, द रोल ऑफ इज्तिहाद। मॉडर्न प्रॉब्लम्स को रिलीजियस फ्रेमवर्क में रहते हुए मॉडर्न सॉल्यूशंस के साथ हम टैकल कर सकते हैं, बिल्कुल मॉडर्न स्ट्रैटेजीज के साथ टैकल कर सकते हैं। जब हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्राइबल मेंटालिटी में रहेंगे। अगर प्रॉब्लम्स मॉडर्न हैं तो इस दीन के अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुंजाइश रखी है, ये रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है कि उलमा और स्कॉलर्स बैठ के इज्तिहाद के रास्ते से उन मॉडर्न प्रॉब्लम्स को मॉडर्न तरीकों से हल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये दीन क़यामत तक के लिए है और बाकी अदियान से ये उनको उनसे डिस्टिंग्विश करता है। बेशक। तो ये अगस्त के महीने के अंदर दीन की इम्प्लीमेंटेशन अल्लाह ताला करे, इसको हम यूं समझें, और रिचुअल रस्म से अमल और निज़ाम की तरफ हम बहुत शुक्रिया आपका फहद साहब, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की आपने। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।